हेलो बच्चों, मेरा नाम है संजय। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th रियल नंबर्स। ठीक है। इस चैप्टर की खास बात है कि यार चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा सिंपल है और पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ज़रूर है, लेकिन क्योंकि सिंपल चैप्टर है और अकेला चैप्टर अपने पूरी यूनिट का, इसलिए 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन यानी कि टोटल मिला के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मिला जुला के जो नंबर मार्क्स आएंगे इसके, तो 6 मार्क्स के ही आएंगे। चैप्टर बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। जो भी आपने बचपन में पढ़ा होगा HCF LCM, उससे रिलेटेड ही इस चैप्टर में टॉपिक्स हैं। कोई इतना बहुत बड़ा भी है कि भाई तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। चैप्टर बहुत ही सिंपल है वाला, ठीक है कि नहीं। तो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाँ बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे ही ये वीडियो खत्म होती है, आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेरी है प्लीज कमेंट में जरूर डालिएगा, ताकि मैं उसको देख पाऊँ और उसके आंसर दे पाऊँ। और दूसरा, चैप्टर पढ़ने के बाद इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है ना, ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और जो भी आपको कोई डाउट्स वगैरह है, आप इस कमेंट्स में लिख सकते हो कि सर एग्जैक्टली मुझे इस पॉइंट पे डाउट आ रहा है, ये आपने कैसे किया, ये कैसे किया जा सकता है। तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, ठीक है ना, फुली डेमोक्रेटिक। तो आप वहां पे अपने व्यूज डाल सकते हो, अपने कमेंट डाल सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, जो भी आज की क्लास में पढ़ाया जाएगा पूरी की पूरी तरह से आपको इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है इसको, या अपने हिसाब से देखना है कि भाई ये वाला पॉइंट कैसे हुआ, कैसे किया जा सकता है, तो ये भी आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो अभी के टाइम हम क्या करते हैं, अब हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा चैप्टर है आज रियल नंबर्स, ठीक है ना। हमारा चैप्टर है आज हमारा रियल नंबर्स। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि यार रियल नंबर होते क्या हैं। देखिए, सिंपल बताऊं, देखिए सिंपल बताऊं तो पूरे ना पूरे नंबर की ना कहानी है पूरी एक, ठीक है ना, कि नंबर कहाँ से स्टार्ट हुए, फिर कैसे कैसे नंबर आगे बढ़ते गए, कौन से नंबर हैं जो अभी तक हमारे को नोन्स है, ठीक है ना, कैसे कैसे कैटेगरी है, ये सारा एक बार फटाफट से समझ लेते हैं। क्योंकि इसके बाद ही आपको चैप्टर थोड़ा सा और अच्छे से सेंस बनाएगा कि अच्छा रियल नंबर इसे कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी हमारे नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर मतलब क्या होते हैं, जिसकी आप काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है ना। आज से कई सौ साल पहले, ठीक है ना, कई सौ साल पहले जब किसी को गिनती भी नहीं आती थी, ठीक है ना, मतलब उतना हम लोग साइंटिफिक डेवलप नहीं थे, बोलने का मतलब है ये। गिनती तो खैर आती ही थी, क्योंकि कुछ लैंग्वेज डेवलप हो ना हो, लोगों को गिनती जरूर आती थी उस समय, ठीक है ना। तभी तो आप देखते होगे केव वगैरह में कि यार लोग ऐसे करके लाइनें बनाते थे, ठीक है ना। लोग ऐसे केव में ऐसे करके लाइनें बनाते थे कि आज हमने इतने शिकार करे, आज हमने इतने शिकार करे, ठीक है कि नहीं। तो यानी कि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जिसके लिए ना आपको कोई नई लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, बस आपको लॉजिकल सेंस पता होना चाहिए। कोई भी बच्चा अगर मतलब बचपन से अगर वो मैथमेटिक्स नहीं भी पढ़ता है ना, तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स को आराम से कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग, कि हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर, जो भी बहुत सिंपल तरीके से हो जाती है। लेकिन हाँ, फिर ये है कि भाई उससे काम चलता नहीं है, मैथमेटिक्स को डेवलप करना पड़ता है। और मैथमेटिक्स डेवलप हुआ है तभी ये कैमरा है, तभी ये पूरी की पूरी स्क्रीन चल रही है, ठीक है ना। पूरा पूरा मैथमेटिक्स का काम है, किसी और दिन डिस्कस करेंगे इसको बहुत ज्यादा डिटेल में। तो बात यह है कि यार सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी हमारा नेचुरल नंबर से, ठीक है ना। नेचुरल नंबर मतलब होते हैं काउंटिंग नंबर, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। फिर एक आदमी बोलता है कि यार अगर मुझे कुछ काउंट ही ना कर रहा हूं तब मैं क्या करूंगा, तब आप कुछ काउंट मत करो। तो अगर मैं कुछ काउंट नहीं कर रहा हूं तो उसको भी तो एक नंबर असाइन करना पड़ेगा। तो जब आप कुछ काउंट नहीं करते उस समय जब मैं कोई नंबर असाइन करता हूं, तो वो कौन सा नंबर होता है हमारा, जीरो। तो जैसे ही जीरो को इंक्लूड कर देते हो, ठीक है ना, तो वो बन जाता है होल नंबर। यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, जिनकी स्टार्टिंग होती है 1 2 3 एंड सो ऑन। और फिर उसके बाद आता है हमारा होल नंबर, जिनकी स्टार्टिंग होती है हमारी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि यार आपको कोई ऐसे नंबर बतानी है, ठीक है ना, जो कि जीरो से भी कम है। अब जीरो से भी नीचे क्या हो सकता है, तो देखो जीरो से भी नीचे हो सकता है उल्टी डायरेक्शन। यानी कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो ये जीरो है, और अगर मैं इस तरफ बढ़ रहा हूं तो ये है पॉजिटिव डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं तो इसको हम कहेंगे क्या, नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है ना। तो जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे तो आपको पॉजिटिव नंबर दिखाई देंगे, लेकिन जब आप पॉजिटिव के एकदम उल्टी डायरेक्शन में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको नेगेटिव नंबर दिखाई देंगे। और वो नेगेटिव नंबर कोई अलग नहीं होंगे, बस यही नंबर होंगे, बस इनके आगे एक हल्का सा माइनस का साइन लग जाएगा। तब बस ये एक ना अलग कैटेगरी बन जाती है। इस कैटेगरी को कहा जाता है इंटीजर्स। इसका मतलब पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड द इंटीजर्स। अब जब इतनी सारे बातें हो गई, ठीक है ना, इंटीजर्स, ठीक है ना, कौन से होते हैं, प्लस के नंबर, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ठीक है ना, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 एंड जीरो। बच्चों ये सारे के सारे नंबर आपके सामने अभी प्रेजेंटेड है। लेकिन एक बच्चा कहता है कि भैया ये बताइए, ये जो 0.1 है, ये भी मैंने कहीं पे देखा हुआ है,
0.2 है, ये भी मैंने कहीं पे देखा हुआ है, 3.4 है, ये भी नंबर मैंने देखा हुआ है। ये नंबर इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो बच्चों ये नंबर इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है ना। इन्हें कहा जाता है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन कुल मिलाकर के 3 तरीके का होता है, ठीक है ना। डेसिमल एक्सपेंशन कुल मिलाकर के 3 तरीके का होता है। कौन कौन से 3 तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं? एक होता है, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। एक और कैटेगरी होती है, इसको हम लोग कहते हैं रिपीटिंग। और एक तीसरी कैटेगरी भी होती है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये 3 तरह की कैटेगरी आ सकती है बच्चों, ठीक है ना, डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या, ये बनते कैसे करके हैं? तो अब जैसे कि हमें पता है कि यार एक स्केल होता है, स्केलिंग स्टार्ट होती है 0 से, फिर ये आगे बढ़ता है तो आपको पॉजिटिव नंबर दिखाई देते हैं, पीछे जाता है अब तो आपको नेगेटिव नंबर दिखाई देते हैं, ठीक है कि नहीं। अब इनके बीच में भी बच्चों एक दुनिया है, 0 से लेकर के 1 के बीच में, ठीक है ना। अब 0 से लेकर के बिल्कुल 1 के बीच में कौन आएगा? तो आधा आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल 0 से लेकर के और 1 के बीच में बिल्कुल अगर कोई नंबर आएगा तो वो क्या आएगा? हाफ आएगा। और हमें छोटी क्लास में सिखाया गया है कि अगर आप इन दोनों को थोड़ा सा और सॉल्व करो, डेसिमल के फॉर्म में लेके आओ, तो ये क्या बन जाता है हमारा? 0.5। अब बच्चों 0.5 के आगे और कुछ नंबर नहीं आने वाला है, तो 0.5 को हम लोग कैटेगराइज करते हैं एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से अगर इसके पीछे का जो 5 है ना वो खत्म नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ 1/3। अब अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो होगा क्या? डेसिमल खत्म ही नहीं होंगे, ये बढ़ते रहेंगे। तो यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी हमारी 0.3, फिर अगेन 3, फिर अगेन 3, और ये रिपीट होता रहेगा। अब क्योंकि ये रिपीट होता रहेगा तो यानी कि ये हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? अपने रिपीटिंग की कैटेगरी में। समझ में आ गया यहाँ तक का? अब उसके बाद आता है एक तीसरी कैटेगरी, इसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब क्या हुआ? वो 0.5 की तरह टर्मिनेट नहीं होता, वो 0.33 की जगह तरह रिपीट नहीं होता, यानी कि एक तीसरे तरह की कैटेगरी है जो ना ही रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। इसके बारे में हम बच्चों बहुत डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर के लगभग लगभग एंड में, ठीक है ना। बस अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि यार कुल मिलाकर के 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। सबको समझ में आ गया यहाँ तक क्या हुआ? तो ये हो गए हमारे कुल मिलाकर के सारे नंबर। अच्छा हाँ, फ्रैक्शन के बारे में बताना भूल गया। ये जो आपको 1/2, 1/3, 4/7, 9/2 कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, इन सभी नंबरों को कहा जाता है फ्रैक्शंस। सबको समझ में आया यहाँ तक का? ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं, तो हमारे अब कुल मिलाकर के इतने सारे नंबर हो गए। पहले तो आया हमारे पास नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर। फिर जैसे आप नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होल से कर दे, 0 से कर देते हो, तो वो हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर। फिर जैसे ही आप इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर देते हो तो, और जीरो भी इंक्लूड कर देते हो, तो बन जाता है हमारा इंटीजर। फिर जैसे ही इसमें डेसिमल एक्सपेंशन आ जाता है, डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह के होते हैं हमारे, जैसे ही इसमें डेसिमल एक्सपेंशन आ जाता है, तब हमारे नंबर को काउंट करने की जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी होती है, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि अब हमने सारे तरीके के नंबर कवर कर लिए, ठीक है कि नहीं है। और जब आप सारे तरीके के नंबर यहाँ पे आप कंप्लीट कर लेते हो, तो ये वाला जो ग्रुप बन करके निकलता है ना, इसी ग्रुप को कहा जाता है रियल नंबर्स। समझ में आ गया? तो रियल नंबर बेसिकली उन सारे के सारे नंबरों का एक ग्रुप है जिसमें नेचुरल, होल, इंटीजर और डेसिमल एक्सपेंशन सारे के सारे आते हैं। सही बच्चों को यहाँ तक का समझ में आ गया होगा? बड़ी ही सिंपल चीज है, ठीक है ना। आगे जाकर के ना हम लोग पढ़ेंगे कि यार जो रियल नंबर है, ठीक है ना, जो रियल नंबर है बेसिकली वो 2 कैटेगरी में टूटती है। अभी तो मैंने बोला कि भाई 3-4 कैटेगरी होती है, फिर 2 कैटेगरी कौन सी हो गई है? तो आगे जाकर के ना ये 2 कैटेगरी में टूटेगी। एक कैटेगरी का नाम होगा रैशनल और एक कैटेगरी का नाम होगा इर्रेशनल, ठीक है कि नहीं? एक होगा रैशनल, एक होगा इर्रेशनल। अब रैशनल किसे कहा जाएगा? हर तरीके का नंबर जिसको आप पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बस 3 बातों का ध्यान रख करके। पहला, कोई भी नंबर अगर आप पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो उसमें ना आपको 3 तरह की बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे पहला, जो इसका क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा, पी और क्यू कैसे नंबर होने चाहिए हमारे? को प्राइम नंबर्स। आया समझ आता है क्या हुआ? और पहली ये कि यार ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो उसका क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू हमारे कैसे नंबर होने चाहिए? को प्राइम नंबर। बस अगर आपने इन दोनों बात का ध्यान में रख लिया तो बस कोई भी नंबर को क्या कहा जा सकता है? रैशनल, ठीक है कि नहीं है। अब ये को प्राइम नंबर क्या है? मेरे को सारी चीजें समझ में तो आ गई। ये को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो बच्चों देखो,
को प्राइम नंबर बेसिकली, को मतलब होता है दो। जब भी आप को वर्ड इस्तेमाल करते हो ना, हमेशा ध्यान रखना वहां पे दो वर्ड का यूज किया जाए। फॉर एग्जांपल के लिए जब भी आप गेमिंग वगैरह करते हो तो वहां पे बोलते हैं ना को ऑप मोड, तो वहां पे जो को वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो को इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर दो या दो से ज्यादा चीजों को इन्वॉल्व किया जाता है। या फिर बेसिकली आप कह सकते हो कि को का मतलब दो तो होता ही है। तो यहाँ पर को प्राइम नंबर यानी कि दो नंबर जो कि प्राइम नंबर होने चाहिए, नहीं नहीं नहीं, को प्राइम नंबर में बच्चों मैं दो और तीन को तो इंक्लूड कर ही सकता हूँ, लेकिन को प्राइम नंबर में मैं चार और नौ को भी इंक्लूड कर सकता हूँ। अच्छा, दो और तीन दिखने में प्राइम नंबर होते हैं, एक बच्चा कह भी सकता है कि हाँ भैया दो नंबर प्राइम नंबर है, और क्योंकि ये दो हैं तो हम इसको कहेंगे को प्राइम। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इनको भी को प्राइम नंबर ही कहूंगा। लेकिन यार ये दिखने में तो को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर होता है जो या तो वन के टेबल में आता हो या तो किसी और के टेबल में भी आता हो, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको प्राइम नंबर की कैटेगरी में अभी मैं नहीं डालूंगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि है ही नहीं ना वो, इस वजह से, ठीक है ना। लेकिन फिर इसको हम को प्राइम नंबर क्यों कह रहे हैं? को प्राइम नंबर हम इसको इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि हम चेक करते हैं कि इनके फैक्टर वन के अलावा और कोई तो नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर इनके वन के अलावा अगर दूसरा कोई कॉमन फैक्टर आएगा तो उस केस में मैं इसको को प्राइम नंबर नहीं कहूंगा। फॉर एग्जांपल के लिए, क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि टू और थ्री को डिवाइड कर दे वन के अलावा? कोई नंबर नहीं है। तो वन के अलावा कोई नंबर नहीं है जो कि टू को भी डिवाइड कर दे और थ्री को भी डिवाइड कर दे। सिमिलरली, फोर और नाइन के अलावा कोई भी दूसरा नंबर नहीं है जो कि वन को भी डिवाइड कर दे और नाइन को भी डिवाइड कर दे। लेकिन वहीं पर अगर मैं लिखता हूँ थ्री एंड सिक्स, तो बच्चों मैं इसको को प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रखूंगा। रीजन कि थ्री और सिक्स को डिवाइड करने वाला वन के अलावा भी एक नंबर है। कौन सा नंबर हो सकता है वो? थ्री। तो यानी कि वन के अलावा एक नंबर है थ्री, यानी कि वन भी हो गया और थ्री भी हो गया, यानी कि ये तो दो जनों से डिवाइड हो रहा है वन के अलावा। तो इसलिए हम इसको को प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यानी कि रैशनल नंबर उन्हें कहते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में शो करे। दूसरा, क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरा, पी और क्यू हमारे को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी कि ऐसे नंबर जिनके पास वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अब वो नंबर जिसको किसी भी तरीके से जो वही कुछ कर लो, पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर आप नहीं लिख सकते, तो उन नंबरों को हम लोग कौन सी कैटेगरी में डाल देते हैं? इररेशनल की कैटेगरी में। मैं दोबारा बताता हूं, ये जो इररेशनल वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग चैप्टर के एंड में बहुत अच्छे से डिस्कवर करेंगे, मतलब देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये ना चैप्टर का लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से वहां पे देखा जाएगा। फिलहाल के लिए भी आप इतना जानिए कि जो रियल नंबर होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रैशनल, एक होता है इररेशनल। रैशनल वो होता है जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे ना मैं अपनी ही बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ कि भाई एक तरफ तो मैं ये कहता हूँ, एक तरफ तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है उन्हें रैशनल कहते हैं, और एक तरफ मैं कहता हूँ कि यार जो ये नंबर है, ठीक है ना, इन्हें भी रैशनल नंबर कहते हैं, सॉरी रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा एक कंफ्यूज आता है कि भाई ये है कि वो है, तो क्या है इसमें, सही तरीके से बताओ। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, हर वो नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई भी नेचुरल नंबर उठाओ, इसके नीचे लिख दो वन, और अपने आप ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वन बाय वन, टू बाय वन, थ्री बाय वन, फोर बाय वन, ठीक है कि नहीं है? और जितने भी नंबर बनेंगे वो सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, ठीक है कि नहीं है? होल नंबर, किसी भी होल नंबर के नीचे वन लिख दो, पी वाई क्यू का फॉर्म बन गया। किसी भी इंटीजर के भी नीचे वन लिख दो, अपने आप ही एक रियल रैशनल नंबर बन गया। लेकिन हाँ, डेसिमल, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, इसमें से सिर्फ दो ही कैटेगरी ऐसे हैं जिसको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। कौन कौन से? एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास में ही बताया था कि वन बाई टू को आप लिख सकते हो 0.5, ये टर्मिनेटिंग की कैटेगरी का नंबर है, और वन बाय थ्री को आप लोग लिख सकते हो 0.333 एंड सो ऑन, ये रिपीटिंग की कैटेगरी का नंबर है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ 0.6791230015, ये नंबर ना ही रिपीट कर रहे हो ना ही टर्मिनेट कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके से ना आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है कि नहीं? किसी भी तरीके से आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, और इसी वजह से मैं इसको रियल रैशनल नंबर की कैटेगरी से हटा देता हूँ। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हैं ना, इसको छोड़ करके, ठीक है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, ये सारे के सारे पार्ट है हमारे, किसके पार्ट है हमारे? ये सारे हमारे पार्ट है रैशनल नंबर के। लेकिन जिसको पीवाईक्यू के फॉर्म में मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, वो हमारे किसके पार्ट है? इररेशनल नंबर के, ठीक है ना। मैं दोबारा बताता हूँ, इररेशनल नंबर को हम लोग बहुत डीप में चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये है चैप्टर का बेसिकली मतलब। तो दो पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है, रैशनल एंड इररेशनल। रैशनल मतलब होता है जो पीवाईक्यू के फॉर्म में आ जाए, इररेशनल होता है जो पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं ला सकते,
ठीक है कि नहीं है, और इन्हीं दोनों कैटेगरी को मिलाकर क्या बनता है हमारा रियल नंबर। सबको समझ में आ गया? ठीक है। अभी ये चैप्टर ना बीच में, अभी ये वाला जो पार्ट है ना, ये दोबारा से बीच में कंटिन्यू होगा, लेकिन उससे पहले ना हमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक से समझने। ये रहे वो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका नाम है HCF एंड LCM। ठीक है ना, HCF क्या होता है और LCM क्या होता है, ठीक है ना, आपने बचपन से पढ़ा होगा, काफी मतलब तुच्चा सा टॉपिक है, मैं क्या ही बताऊं इसमें, तुमने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में कि HCF कैसे निकाला जाता है, LCM कैसे निकाला जाता है। फिर ये 10th क्लास में क्यों आया? ये बच्चों 10th क्लास में इसलिए आया क्योंकि यार 10th क्लास में ना आप एक बहुत ही हल्का सा एक नई चीज इसमें पढ़ोगे, ठीक है ना। प्लस आपको यहाँ पर एप्लीकेशन भी देखने को मिलेगा कि यार HCF और LCM का एप्लीकेशन क्या होता है, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है कि नहीं है। तो बस इसका रोल इस चैप्टर में इतना ही है बड़ा सिंपल, वही छठी सातवीं वाले क्वेश्चन ही आएंगे इसमें, ठीक है ना। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इसमें अपडेटेड है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना, और एप्लीकेशन प्रॉब्लम कैसे कैसे आ सकते हैं, वो चीज हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों HCF किसे कहा जाता है। तो दिस इज द HCF। किसे कहते हैं HCF? तो बेसिकली HCF में सबसे पहले जो H होता है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। HCF का मतलब क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चल ठीक है, हाईएस्ट और कॉमन को एक बार के लिए हटा देते हैं, हम लोग समझते हैं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है जो कि एक गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। नहीं आया होगा समझ में? एग्जाम्पल के लिए 100, इसको मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ 2 से, कर पाऊंगा? कंप्लीटली डिवाइड कर दूंगा भाई मैं, और मेरा आंसर कितना आएगा? 50। कंप्लीटली डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड मतलब नो रिमाइंडर रिमेन्स, ठीक है ना। कोई भी रिमाइंडर जब नहीं बचता उसको कहते हैं कंप्लीट डिवीजन, और ऐसा कंप्लीट डिवीजन कौन कर पाता है? फैक्टर। तो यानी कि ये सिर्फ 2 नहीं है, आप इसको क्या कहोगे? फैक्टर। लेकिन अब बच्चा यहाँ पर डाउट में बढ़ जाता है कि यार क्या 2 हर बार फैक्टर कहलाएगा? नहीं, किसी किसी केस में 2 इज नॉट अ गुड फैक्टर। फॉर एग्जांपल के लिए 99 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो हो पाएगा? नहीं यार, डिवाइड कर तो देगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा, यानी कि डेसिमल की जरूरत पड़ गई। तो जिसको डेसिमल की जरूरत ना पड़े और वो बहुत ही अच्छे से क्लीन तरीके से डिवाइड कर दे, ऐसे ही नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फैक्टर, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर 2 फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 2 फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि ये कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता है, लेफ्ट नो क्रम्स, ठीक है कि नहीं है। तो ये चीज है। तो सर ठीक है, मुझे फैक्टर तो समझ में आ गया कि यार फैक्टर वो नंबर होता है जो कि डिवाइड करता है, ठीक है कि नहीं, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बिल्कुल जीरो छोड़ देता है। आप फैक्टर की एक डेफिनेशन और अपने दिमाग में ऐसे रख सकते हो, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 6 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2। बच्चों 6 को तोड़ने के बाद हमको मिलता है 3 और हमको मिलता है 2, ठीक है ना। तो बच्चों ये 3 क्योंकि 6 का ही पार्ट है, और 2 क्योंकि ये भी 6 का पार्ट है, तो बच्चों इन दोनों को कहा जाएगा फैक्टर, क्योंकि इन दोनों के दोनों को अगर आप मिला दोगे तो ये एक नंबर 6 को बनाने में हेल्प करते हैं। तो यानी कि 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर एंड 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर। क्लियर है यहाँ तक का क्या हुआ? और इसको अगर मैं थोड़ा सा अगर और सही से बताऊं, तो ये जो 3 है ना बच्चों, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे ना तो ये एक प्राइम नंबर भी है। तो आप इसको फैक्टर के साथ साथ आप इसको प्राइम फैक्टर भी कह सकते हो। सिमिलरली 2 को भी आप प्राइम फैक्टर ही कह सकते हो। ऐसा जरूरत नहीं है कि भाई हर फैक्टर जो होता है वो प्राइम फैक्टर ही होता है, कई कई केस में ऐसे भी आपको दिखाई दे सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए 18, इसके फैक्टर होते हैं, मान लेते हैं 9 और 2। बच्चों 2 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर, है कि नहीं है। तो यानी कि फैक्टर वो नंबर होता है जो कि डिवाइड करते समय कंप्लीटली डिवाइड करता है विदाउट लिविंग एनी डेसिमल। तो हमें फैक्टर तो समझ में आ गया, फैक्टर में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ठीक है ना, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? तो जो प्रॉब्लम आ रही है कि यार ये हाईएस्ट और कॉमन का मतलब क्या हुआ। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे अब कॉमन की। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है जो दो या दो से ज्यादा जनों के बीच में सेम ही रहा हो। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि यार आप और आपका दोस्त, ठीक है ना, ये रहा, ये है तुम और ये है तुम्हारा दोस्त, ठीक है कि नहीं। अच्छा, दोनों के दोनों ना मान लो कि यार स्कूल गए, ठीक है ना, और स्कूल जाते ही तुमने क्या देखा, तुम दोनों ने सेम तरह की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, ठीक है ना। सिर्फ तुमने ही ऐसे नहीं पहना, पूरी क्लास ने ऐसा पहना हुआ है। तो सभी के यूनिफॉर्म के कलर सेम है, ठीक है ना, यहाँ तक कि कहते हैं शर्ट सेम है, पैंट सेम है, टाई सेम है, ठीक है ना, और क्या होती है, बेल्ट सेम है, जूते भी सेम है, शक्ल अलग है, ठीक है ना। तो शक्ल सबकी अलग होती है, लेकिन हाँ सबका ड्रेस एकदम कॉमन होता है। तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि हाँ कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दो या दो से ज्यादा जनों के पास सेम ही रहा हो, उसे हम कहते हैं कॉमन, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ? कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ कि यार कॉमन का मतलब हो गया दो या दो से ज्यादा, ठीक है कि नहीं है, और फैक्टर का मतलब क्या हो गया? डिवाइड करने वाला।
तो यानी कि अगर यहाँ पर मैं दो नंबर लिखता हूँ, एक में लिखता हूँ 18 और एक में लिखता हूँ 6, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर देगा? तो कई सारे नंबर है, यहाँ पर 2 भी हो गया, यहाँ पर 3 भी हो गया, यहाँ पर 6 भी हो गया, और तो कोई नंबर मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आप अगर यहाँ पर 9 लिखोगे तो यार 9 गलत होगा, क्योंकि 9 18 को तो डिवाइड कर देगा लेकिन 6 को नहीं कर पाएगा। इसलिए 9 इज अ फैक्टर बट इट इज नॉट द कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो बच्चों हमने यहाँ पर लिखे 2, 3 और 6, इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पे हाईएस्ट क्या काम करता है भाई? हाईएस्ट क्या कर रहा है यहाँ पे? तो हाईएस्ट बोलता है कि यार जो भी कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा फैक्टर आपको दिखाई देगा ना, उसी को कहा जाएगा हाईएस्ट। तो देखो भाई, हमारे यहाँ पर 3 फैक्टर्स हैं, तीनों की तीनों कैपेबिलिटी रखते हैं 18 को और 6 को डिवाइड करने की, ठीक है कि नहीं है? लेकिन जो 6 है वो 2 और 3 दोनों से बड़ा है, तो इसीलिए इट इज अ फैक्टर, इट इज अ फैक्टर, इट इज अ फैक्टर। दोनों के तीनों के दोनों डिवाइड कर पा रहे, इट इज अ कॉमन फैक्टर, इट इज अ कॉमन फैक्टर, इट इज अ कॉमन फैक्टर, बट 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये दोनों के दोनों को डिवाइड कर पाता है और सारे फैक्टर की बिरादरी में से सबसे बड़ा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ गया? तक क्या हुआ? इतना ही सिंपल है ये, ठीक है कि नहीं है? तो एचसीएफ का मतलब होता है कि यार वो सबसे बड़ा फैक्टर, फैक्टर की कैटेगरी में सबसे बड़ा फैक्टर जो कि दो या दो से ज्यादा नंबरों को एक साथ डिवाइड कर पाए, ठीक है कि नहीं है? तो इनको कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एचसीएफ निकालने का एक तरीका भी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ मैं, कोई सा भी कुछ भी लिख दो, जैसे कि 136 लिख देते हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, अब अगर मुझे 136 का एचसीएफ निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो, हमें ना एक पुराना तरीका बताया जाता है। अच्छा, 136 के साथ एक नंबर लिखना पड़ेगा ना। लिख देते हैं कुछ भी, जैसे कि 124 लिख देते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो 136 एंड 124 आर टू नंबर्स। मैं जानना चाहता हूँ कि यार इनका एचसीएफ क्या है? एचसीएफ यानी कि एक ऐसा नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दे और अपने पूरे फैक्टर की कम्युनिटी में से सबसे बड़ा नंबर हो। कैसे पता लगाओगे? तो सबसे पहले 136 के सारे फैक्टर पता लगाओ, 124 के सारे फैक्टर पता लगाओ, और फिर ये देखो कि यार कौन सा नंबर ऐसा है, ठीक है ना? फिर ये देखो कि यार कौन सा नंबर ऐसा है जो कि दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले हमें काम करते हैं 136 के फैक्टर्स निकालते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 2 6 या 12 और 2 8 या 16, ठीक है ना? 234 217। अब ये तो भाई प्राइम नंबर हो गया, तो आखिर में 1 से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना? 2 6 या 12, 2 2 या 4, 31 31 अगेन एक प्राइम नंबर होता है, तो 31 इंटू में 1 इक्वल्स टू 31। अब मुझे पता लगा कि यार 136 और 124 इनके फैक्टर्स हैं ये। तो 136 के अंदर 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। और 17 आ रहा है एक बार। तो मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 3 और 17 की पावर 1, यानी कि 17 बस एक ही बार आ रहा है और 2 की पावर आ रही है 3। 124 के फैक्टर्स कौन से होंगे? इसमें 2 आ रहा है 2 बार, 31 आ रहा है एक बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 31 की पावर 1। वैसे पावर 1 लिखने की जरूरत है नहीं, हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं? हम यहाँ पे निकालने वाले हैं इनका एचसीएफ। कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि यार क्या दोनों के पास कोई कॉमन है। तो देखो, जो कॉमन नहीं है पहले वो बता देता हूँ, क्योंकि पहले ही काम हमारा साफ हो जाएगा, ठीक है। 17 दोनों के पास नहीं है कॉमन, 31 दोनों के पास कॉमन नहीं है, तो ये इनको मैं काउंट ही नहीं करूंगा। अब देखेंगे हम लोग 2। बच्चों यहाँ पे 2 की पावर है 3 और यहाँ पे 2 की पावर है 2, किसको कंसिडर किया जाए? तो बच्चों 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? तो बच्चों यहाँ पर वो नंबर लिखो, ध्यान रखना, यहाँ पर वो नंबर लिखो जिसकी पावर दोनों में से सबसे लीस्ट है, सबसे कम है। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पे 2 है, तो लीस्ट कौन सा हुआ? 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 2, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 2 की पावर 2 विच इज 4, यानी कि 4 पूरी फैक्टर कम्युनिटी में से, पूरी फैक्टर कम्युनिटी यानी कि कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं भाई? 2 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं है? 4 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है और 31 भी हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि कॉमन नहीं है, ठीक है ना? कौन कौन से इसमें से कॉमन नहीं है, ठीक है ना? कौन कौन से फैक्टर कॉमन नहीं है? 8 कॉमन नहीं है, 17 कॉमन नहीं है, 31 कॉमन नहीं है। तो कॉमन में क्या आ गया? 2 आ गया, 4 आ गया। आप 1 को भी कह सकते हो, लेकिन यार 1 तो सभी का फैक्टर होता है ना, तो इसीलिए। तो 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, लेकिन अब इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है? 2 तो नहीं है, तो 2 को भी कैंसिल कर दिया गया। तो जीता कौन? जीता यहाँ पे 4।
तो यानी कि वो फैक्टर जो दो या दो से ज्यादा नंबरों के बीच का सबसे बड़ा फैक्टर हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है कि नहीं है? तो बच्चों ऐसे निकाला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना? एक बार हम इसको दोबारा से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो अनकॉमन है उसको हटा देंगे, फिर जो सेम होगा उसकी भी लीस्ट पावर यहाँ पे लिखी जाएगी। तो लीस्ट पावर कौन सी है? 2 की पावर 2, और वही हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया और हमारा क्या पता लग गया? HCF। क्लियर है यहाँ तक का? बड़ा ही सिंपल है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों एलसीएम की। नाउ व्हाट इज द एलसीएम? ठीक है ना? व्हाट इज द एलसीएम? ठीक है, एलसीएम किसे कहते हैं? तो देखिए, एलसीएम में एम का क्या मतलब होता है, पहले वो समझते हैं। एम का मतलब होता है मल्टीपल। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? फैक्टर तो समझ में आ गया, डिवाइड करने वाला। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है जो टेबल में आए। ठीक है ना? किसी के टेबल में आता हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 के टेबल पढ़ते हो, 3 के टेबल पढ़ते हो। ठीक है कि नहीं? तो 2 के टेबल हम लोग कैसे पढ़ते हैं? 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6। ठीक है ना? 2 10s आर 20, 2 12s आर 24। ठीक है ना? तो ये हम पूरा का पूरा टेबल पढ़ रहे होते हैं। ठीक है कि नहीं? अब जब आप इसको देखोगे ना ध्यान से, तो मैं इसकी बात तो कर ही नहीं रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इनकी। बच्चों जो टेबल में आते हैं, 2 आता है 2 के टेबल में, 4 आता है 2 के टेबल में, 6 आता है 2 के टेबल में, 20 आता है 2 के टेबल में, 24 आता है 2 के टेबल में। ठीक है कि नहीं है? तो ये जो भी नंबर 2 के टेबल में आते हैं, इन्हीं नंबरों को कहा जाता है मल्टीपल। ठीक है कि नहीं है? इन्हीं नंबर को क्या कहा जाता है? मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? जो टेबल में आते हो। ठीक है ना? बात खत्म हो गई। लेकिन यार यहाँ पर तो एक सी भी लिखा हुआ है भाई। सी का मतलब क्या हुआ? सी का मतलब होता है कॉमन। ठीक है ना? सी का क्या मतलब हुआ है? कॉमन। कॉमन का मतलब क्या हुआ? जो, देखो दोबारा बोल रहा हूँ, कॉमन मतलब जो दो या दो से ज्यादा चीजों से रिलेट करता हो। ठीक है ना? कॉमन का मतलब क्या हुआ? कॉमन का मतलब हुआ कि दो नंबर और दोनों का एक ही मल्टीपल। ठीक है कि नहीं? दोनों के टेबल में आने वाला सेम नंबर। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, एक लिखता हूँ मैं 12, और एक में लिखता हूँ कुछ भी नंबर 8 लिख देते हैं। ठीक है कि नहीं? 8 लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, अब 12 और 8 दोनों के टेबल हम लोग पढ़ते हैं। 12, 12 टू या 24। ठीक है ना? 36। छोड़ो। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, ये भी नंबर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से 8 एक अच्छा नंबर नहीं है, लेकिन चलो खैर छोड़ो, जो भी हो गया। देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो आपको एक चीज पता लगेगी कि इसमें ना कुछ कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि कॉमन है। ठीक है ना? क्या है? 12 तो दोनों में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप 24 को ध्यान से देखो, तो ये दोनों के टेबल में आ रहा है। 48 को ध्यान से देखो, तो ये दोनों के टेबल में आ रहा है। ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं इस टेबल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते जाता हूँ, तो यहाँ पर ना मेरे को एक नंबर 72 भी दिखाई देता। ये भी दोनों के टेबल में आ रहा है। समझ में आ रहा है भाई क्या हो रहा है? यानी कि ऐसे नंबर, ठीक है ना, यानी कि ऐसे नंबर जो दो या दो से ज्यादा नंबरों के टेबल में आते हो, उनको क्या कहा जाता है? मल्टीपल। तो ये जो नंबर आप येलो येलो वाले देख रहे हो, इनको क्या कहेंगे हम लोग? मल्टीपल। ये भी मल्टीपल, ये भी मल्टीपल, और ये भी मल्टीपल। और ऐसा नहीं कि ये मल्टीपल यहाँ पे रुक गए, ये मल्टीपल और बढ़ेंगे आगे। ठीक है ना? बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? ये मल्टीपल आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं एल की। ये एल का क्या मतलब होता है? ठीक है ना? एल का मतलब होता है लीस्ट, या फिर आप कह सकते हो लोएस्ट। ठीक है ना? लीस्ट कह सकते हो, या फिर आप इसको लोएस्ट भी कह सकते हो। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यार आपके पास मल्टीपल तो बहुत सारे होंगे, कॉमन भी होंगे, लेकिन इन्हीं सारे मल्टीपल में से ना सबसे छोटा आपको मल्टीपल एक ढूंढ करके निकालना है। ठीक है ना? सारे मल्टीपल में से सबसे छोटा मल्टीपल। तो कौन कौन से मल्टीपल मुझे दिखे थे? मुझे दिखा था 24, मुझे दिखा था 48, मुझे दिखा था 72। और अगर आप इसी पैटर्न में अगर आप और आगे बढ़ते जाओ ना, तो आपको और नंबर आगे दिखते रहेंगे, दिखते रहेंगे, दिखते रहेंगे। नंबर खत्म तो नहीं होने वाले।
तो इन्हीं नंबरों में से जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा, सबसे छोटा मल्टीपल हमें कौन दिखाई दिया? 24। तो बच्चों क्योंकि ये 24 मल्टीपल है दोनों का, कॉमन भी है दोनों का, और क्योंकि अपनी पूरी बिरादरी का सबसे छोटा नंबर है तो इसको क्या कहा जाएगा? एलसीएम। तो यानी कि 24 इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 8। 12 और 8 के टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? वो 24 है। तो बच्चों ये होता है हमारा एलसीएम का मतलब। ठीक है ना? आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज है। अब हम एक काम करते हैं, एलसीएम देखो यार, हर बार हम एलसीएम ऐसे तो नहीं निकाल सकते, हमें एलसीएम निकालने का एक तरीका देखना पड़ेगा। ठीक है ना? कि एलसीएम निकालता कैसे जाता है। तो देखिए बच्चों, एलसीएम निकालने का ना एक तरीका होता है। देखिए, नंबर था हमारे पास 12, नहीं 12 एक बहुत ही बेकार का नंबर है। लेते हैं, चलो फिर 12 भी ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं। ठीक है ना? 12 और 8 हो गए। ठीक है ना? सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले सिंपल सा काम, 12 के भी फैक्टर निकालो, 8 के भी फैक्टर निकालो। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 8 के भी फैक्टर निकालो, 2 4 जा 2, 2 बारी में, 2 1 बारी में। तो हमारे पास अब बच्चों 12 के भी फैक्टर आ गए, हमारे पास 8 का भी फैक्टर आ गया। ठीक है कि नहीं है? 12 और 8 दोनों के फैक्टर आ गए। तो 12 के फैक्टर हमको क्या मिले? हमें मिले 2 बार 2, 1 बार 3। तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। 1 नहीं लिखते, मैं बस दिखाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे है 2 की पावर 3। ठीक है ना? अब मुझे इन सबका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम है ना, क्योंकि हम मल्टीपल देखते हैं। ठीक है ना? मल्टीपल, तो मल्टीपल में पहली बात तो जो कॉमन नहीं भी है ना, उस नंबर को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है ना? जो नहीं भी है उसको भी इंक्लूड करो। तो कौन कौन ऐसा है जो इंक्लूड नहीं है? तो भाई 3 दोनों में इंक्लूड नहीं है, इसके पास नहीं आ रहा है, इसके पास आ रहा है, तो आपको 3 यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना पड़ेगा। और उल्टा यहाँ पे इन्हें देखो बच्चों, यहाँ पर पावर आप थोड़ा ध्यान देखो, यहाँ पे पावर है 2 और यहाँ पे पावर है 3। तो जब हम एचसीएफ निकालते थे ना, तो हम सबसे लीस्ट पावर देखते थे। तो हम एलसीएम निकालते वक्त क्या करेंगे? हम सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो 2 की पावर 3 इज द हाईएस्ट। और फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 3 24, और यही हमारा आंसर वहां भी निकला था। तो यानी कि जब भी आप एलसीएम निकालोगे तो आप वो नंबर भी कंसिडर करोगे जो कि कॉमन नहीं है, और उस नंबर को भी ध्यान से देखा जाएगा। ठीक है ना? जो कि दोनों में सेम वैल्यू एक्वायर तो करता है, लेकिन दोनों में सबसे हाईएस्ट पावर क्या होती है। तो एलसीएम में हम लोग हाईएस्ट पावर कंसिडर करते हैं, और जो नंबर कॉमन नहीं भी है उसको भी लिखा जाता है। जबकि एचसीएफ में जबकि एचसीएफ में जो कॉमन नहीं होता उसको नहीं लिखते, क्योंकि फैक्टर की बात आ गई भाई, फैक्टर में कॉमन होना जरूरी होता है। और दोनों में से, दोनों के 2 की पावर में से जो भी सबसे लीस्ट होता है उसी को लिखा जाता है। ठीक है ना? बस इन दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? एक बार एक काम करते हैं, इन दोनों को ना मैं एक साथ यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने एलसीएम तो निकाल लिया, एक काम करते हैं इसी में ना एक बार एचसीएफ भी निकाल के देखते हैं, एचसीएफ क्या आने वाला है। ठीक है? तो एचसीएफ में भाई मैं 3 तो नहीं लिखूंगा, लेकिन अब मुझे 2 में से कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो इनमें से सबसे जो लीस्ट पावर है, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 2। ठीक है ना? विच इज 4। तो यानी कि इसका अगर आप एलसीएम निकालने जाओगे तो आपको मिलेगा 24, लेकिन अगर एचसीएफ निकालने जाओगे तो क्या मिलेगा? 4। आ गया समझ में? आता है क्या हुआ? तो हाईएस्ट पावर, लोएस्ट पावर, कॉमन वाला लेना है, कॉमन वाला नहीं लेना है, ये इसी की गेम चलती रहती है पूरे के पूरे एचसीएफ में। फिर चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो, फिर चाहे वो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो, कोई भी डिफरेंस ज्यादा इसमें नहीं आता है। ठीक है कि नहीं है? बहुत ही छोटा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यार एचसीएफ और एलसीएम क्या चीज होती है। अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस अगले टॉपिक का नाम है हमारा रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है कि नहीं है? एचसीएफ और एलसीएम के बीच में एक रिलेशन। ठीक है ना? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया टॉपिक होगा। लेकिन हाँ, इससे पहले कि मैं ये वाला टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं यहाँ पे एक जरा सा, ठीक है ना, एक चीज बता देता हूँ कि भाई इसको कब कब अप्लाई करना है, कब कब अप्लाई नहीं करना है। ओनली व्हेन टू नंबर्स आर इंक्लूडेड। जब भी सिर्फ 2 ही नंबर इंक्लूड होते हैं ना, सिर्फ उसी केस में, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में ये वाला रिलेशन लगाया जाता है। अब ये रिलेशन होता क्या है, ये काम कैसे करता है?
तो लेट सपोज आपके पास ना दो नंबर है, लेट सपोज वी हैव टू नंबर्स, ठीक है ना, लेट सपोज वी हैव टू नंबर्स विच आर ए एंड बी। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है ए और बी, और हमारे पास ना इन दोनों नंबरों के HCF और LCM भी है। तो लेट सपोज HCF ऑफ टू नंबर हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है, और LCM ऑफ टू नंबर्स भी हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं है। HCF भी है हमारे पास, LCM भी है, तो इन सब के बीच में रिलेशन कैसे निकाला जाएगा? तो बच्चों जो रिलेशन होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, द HCF and LCM, the product of HCF and LCM of two numbers is equals to the product of two numbers। दो नंबरों के HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो उन्हीं दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है। और बच्चों यही रिलेशन है, ये रिलेशन दो नंबरों के लिए तो होल्ड करती है, लेकिन अगर नंबर अगर ज्यादा बढ़ जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होल्ड नहीं करता, उसके लिए रिलेशन होल्ड नहीं करता, ठीक है कि नहीं है। तो ये नंबर तब तक काम करेगा जब तक आपके पास दो नंबर है, ठीक है ना। अगर दो नंबर से अगर जरा सा भी अगर बढ़ गया तो फिर भाई दिक्कत आएगी, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था ऐसा, लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास क्या, एक नंबर था 8 और एक नंबर था शायद 24, एक मिनट क्या था भाई, 12, एक नंबर था हमारे पास 12। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि भाई क्या इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, ठीक है कि नहीं है, क्या वही सेम टू सेम इसका HCF और LCM भी होल्ड कहते हैं, होल्ड करता है कि नहीं करता। यानी कि जो 8 और 12 का HCF है और 8 और 12 का जो LCM है, ठीक है ना, 8 और 12 का जो LCM है, क्या वो ये रिलेशन होल्ड करता है कि नहीं करता, हमें बस ये चेक करना है। तो हमने क्योंकि ये सॉल्यूशन पहले से किया हुआ है कि हमने इन दोनों का HCF पहले से निकाला हुआ है, और HCF हमारा कितना आया था, हमारा HCF आया था 4, ठीक है, और LCM हमारा कितना आया था, LCM हमारा आया था कितना आया था, 24 आया था, ठीक है कि नहीं, LCM हमारा आया था 24। अब बस मुझे इतना चेक करना है कि क्या ये सब के सब मिल करके इस रिलेशन को होल्ड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, फॉलो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले HCF ऑफ टू नंबर्स, व्हाट इज द HCF ऑफ टू नंबर्स 4, व्हाट इज द LCM 24, व्हाट आर द टू नंबर्स 8 एंड 12। तो बच्चों जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 96, और जब आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी आएगा 96। और इस केस में आपका LHS RHS बराबर आ रहा है, और क्योंकि LHS और RHS बराबर आ रहे हैं और इसी वजह से हम बोलेंगे कि हाँ यार ये नंबर दो जनों के लिए तो बिल्कुल होल्ड करता है। लेकिन बच्चों क्योंकि ये कंसेप्ट बड़ा सिंपल है तो पेपर में क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है। पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना वो थोड़ा सा इसको ट्रिकी कर देता है, ठीक है ना। ट्रिकी कैसे कर देता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए लेट सपोज कि यही सेम क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा मैं डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ कुछ ऐसे करके कि यार मान लो हमारे पास एक नंबर है 12, एक हमें नंबर मालूम नहीं है, पता नहीं कौन सा नंबर है, मालूम नहीं है हमें, लेकिन हमें पता है कि यार अगर मैं इन दोनों नंबरों का अगर HCF निकालता तो वो 4 आ जाता, और अगर मैं LCM निकालता तो वो 24 आ जाता। तो अब मुझे आप ये बताइए जो नंबर यहाँ से हमसे मिस हो गया है वो कौन सा नंबर है, कैसे पता लगाओगे। तो उसी समय ये रिलेशन हमारे काम आता है। कैसे काम करता है ये रिलेशन, ऐसे HCF of two number, LCM of two number equals to product of two numbers। We have the HCF 4, we have the LCM 24, and we have only one number। कौन सा है वो 12। लेकिन यार दूसरा नंबर तो हमें पता ही नहीं है, दूसरा नंबर मैं कैसे पता करूं, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्या करोगे, 12 को भेजो नीचे या फिर 12 को यहीं से काट दो, 12 टू जा 24, 4 टू जा 8। तो जब जो नंबर मिसिंग था जिसके बारे में हमको पता नहीं था वो अब नंबर हमें पता चल चुका है, ठीक है ना। इस तरह से कई सारी चीजें करी जा सकती है, कई तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी तो यहाँ पर बी को गायब कर दिया लेकिन बाकी सब यहाँ पे दिए हुए थे। इसी तरीके से हो सकता है कि यार किसी क्वेश्चन में, ठीक है ना, किसी क्वेश्चन में बी भी दे दिया जाए, ए भी दे दिया जाए, HCF भी दे दिया जाए, LCM गायब कर दे, ठीक है ना। या फिर किसी क्वेश्चन में HCF दे दे, LCM दे दे, बी दे दे लेकिन ए गायब कर दे, ठीक है ना। तो इस तरह के कई सारे कॉम्बिनेशन बड़े आराम से बनाए जा सकते हैं कि भाई एक चीज गायब है चार में से तो उसे फाइंड करके हमें दिखाओ, ठीक है कि नहीं है। तो इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन बड़े आराम से बन सकते हैं, आराम से आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है। तो ये रहा कंसेप्ट, द रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। सबको समझ में आया। लेकिन हाँ मेरे को क्वेश्चन याद आ रहा है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है वो, पेपर में काफी ज्यादा बार आ चुका है वो, ठीक है ना। ऐसे वैसे वाले कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है वो। क्वेश्चन है ये कि लेट सपोज p इज अ नंबर
ठीक है ना। लेट सपोज पी एक किसी तरीके का एक नंबर है जो कि ऐसे शो किया जा रहा है, ए स्क्वायर बी की पावर 4 सी की पावर 3। पेपर में आते हैं इस तरह के कुछ टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, ए स्क्वायर बी की पावर 4 सी की पावर 3। और मान लीजिए क्यू एक तरीके का नंबर है जहाँ पे लिखा हुआ है ए बी की पावर 5 सी की पावर 2। अब क्वेश्चन हमसे पता है क्या जानना चाहता है, क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है इसका एचसीएफ क्या होगा और इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है कि नहीं, एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। और अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अगर और पुश करेगा तो बस उससे आपसे ये पूछ लेगा कि यार ये बताइए क्या ये दोनों के दोनों एचसीएफ एलसीएम एंड द टू नंबर क्या वो रिलेशन होल्ड कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो भाई वो भी आराम से कर पाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों एचसीएफ कैसे पता करोगे, तो दोनों में से सबसे पहले तो कॉमन देखो, कौन सा कॉमन नहीं है उसको वैसे ही हटा दो। तो कॉमन तो सब है, तो जब सब कॉमन हो ना तो सबसे लीस्ट पावर को उठाइए। लीस्ट पावर कौन हो गई, ए। लीस्ट पावर कौन हो गई, 4। लीस्ट पावर क्या हो गया, सी की पावर 2। ठीक है ना, इन सबको मल्टीप्लाई करो, बेसिकली आपका बन जाता है ए बी की पावर 4 सी की पावर 2। सिंपली जब आप एलसीएम लेते हो तो क्या करते हो, जो कॉमन नहीं भी है उसको भी कंसिडर किया जाता है। तो खैर इस केस में तो सभी कॉमन है तो यहाँ पर नंबर तो सारे लिखे जाएंगे, लेकिन कौन से, वो वाले जिसकी पावर मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम क्या है, ए स्क्वायर। मैक्सिमम क्या है, बी की पावर 5। मैक्सिमम क्या है, सी की पावर 3। तो बेसिकली जो नंबर बना वो बना ए स्क्वायर बी की पावर 5 सी की पावर 3। तो ये बन जाता है वो नंबर, ठीक है ना, जो एलसीएम रिप्रेजेंट कर रहा है और जो एचसीएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है कि नहीं है, सिंपल होते हैं, बड़े सिंपल। एचसीएफ एलसीएम बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। बस हाँ, 10th क्लास में थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे अपडेट होकर के आएगा तो उसके लिए आपको थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि भाई सैंपल पेपर करो, अच्छे से सैंपल पेपर करो, ठीक है ना। और अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो मैंने भी अपना एक सैंपल पेपर बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। उस सैंपल पेपर में मैंने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन डाले, इससे थोड़े मुश्किल क्वेश्चन भी हमने वहां पे डाले हुए हैं, ठीक है ना। तो उसके भी हम लोग सॉल्यूशन वीडियो हम लोग लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल बात ये है कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर कोई भी इसमें से कोई भी एक पॉइंट है जो कि आपको समझ में नहीं आया, दिक्कत आई समझने की, ये कैसे हो गया ये कैसे हो गया, तो उसके लिए आप कमेंट ड्रॉप करिए और एग्जैक्ट पूछिए कि भैया हमें ये समझ में नहीं आया, ठीक है ना, ये बताइए हमारे कैसे हो सकता है। ठीक है कि नहीं है, तो बिल्कुल उसकी कोशिश करी जाएगी उसको जवाब देने की। तो फिलहाल के लिए बच्चों एचसीएफ एंड एलसीएम का जो बेसिक कंसेप्ट है वो यहाँ पर एंड होता है। और अब हमारा स्टार्ट होता है द एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं ना, मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, हाँ मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि यार वो ना बड़े ही सिंपल होते हैं। लेकिन हाँ कई बार बच्चे जो है तो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो वर्ड प्रॉब्लम है ना वो थोड़ा 10th क्लास में ज्यादा है। क्योंकि कई सारे चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पर आपको ना वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 3 हो गया, चैप्टर नंबर 4 हो गया, एपी हो गया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है ना। और आगे प्रोबेबिलिटी हो गई, आगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हो गया। कई सारे चैप्टर हैं जहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो यानी कि 10th क्लास में वर्ड प्रॉब्लम वाला गेम तो थोड़ा ज्यादा चल रहा है। लेकिन एचसीएफ एलसीएम के जब क्वेश्चन आते हैं ना एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर बच्चा ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है, इसका आ रहा है कि इसका आ रहा है। तो इसको समझने का भी मेरे पास एक सिंपल तरीका है, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ ना, ये ट्रिक है। ये कोई यहाँ पर लॉजिक, मतलब लॉजिक थोड़ा बहुत लगेगा क्योंकि ट्रिक है ये। लेकिन हाँ ये ट्रिक पूरी तरह से काम नहीं करेगी। ये ट्रिक काम करेगी सिर्फ और सिर्फ 95% क्वेश्चन के लिए। इट इज अ गुड परसेंटेज। लेकिन 5% जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बड़े स्मार्ट होते हैं। मतलब उनको डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि यार बच्चा कंफ्यूज हो कि भाई मैं टेस्ट करना चाहता हूँ इसकी नॉलेज कितनी अच्छी है, ठीक है कि नहीं है, क्या ये पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा है कि भाई एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट क्या है, क्या ये समझ पा रहा है कि उस सिचुएशन में एचसीएफ लगेगा या एलसीएम लगेगा। तो इस वजह से वो 5% वाले क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो 95% जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है ना। उसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो एचसीएफ का क्वेश्चन है, अच्छा ये तो एलसीएम का क्वेश्चन है। लेकिन मैं दोबारा बोलता हूँ 5% क्वेश्चन पक्का ऐसा आएगा ही आएगा जो कि पक्का दिमाग खराब करेगा, ठीक है कि नहीं है। तो सबसे पहले पता कैसे लगाएं कि भाई एचसीएफ कब निकालना है और एलसीएम कब निकालना है, सिंपल है। एचसीएफ निकाला जाता है जब आपको ऐसे वर्ड दिखाई दे। कैसे वर्ड, जैसे एच का मतलब होता है हाईएस्ट, जब आपको हाईएस्ट वर्ड दिखाई दे जाए, या फिर जब आपको हाईएस्ट से रिलेटेड वर्ड मैक्सिमम आपको दिखाई दे जाए, ठीक है ना। मैक्सिमम से रिलेटेड वर्ड बिगेस्ट आपको दिखाई दे जाए, ठीक है ना, या फिर लार्जेस्ट, ठीक है ना, या फिर और भी कोई सिनोनिम्स जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहे हो। मेरे ख्याल से मेरे दिमाग में तो अभी इतना ही आ रहा है।
और भी कोई वर्ड जो कि हाईएस्ट, मैक्सिमम, बिगर, बिगेस्ट, लार्जेस्ट ऐसे वर्ड को शो कर रहा हो तो समझ जाओ कि उस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एचसीएफ। या फिर ये जो एफ है ना, आप इसको भी यूज कर सकते हो बच्चों। एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है फैक्टर। लेकिन भाई कोई बेवकूफी होगा जो क्वेश्चन में फैक्टर बोलेगा, आगे वाला बच्चा तो समझ जाएगा भाई यहाँ पे तो एचसीएफ निकालना है। तो उस केस में भी जब आपको फैक्टर दे दिया जाए ना, तो ध्यान रखना कि यार फैक्टर का काम क्या होता है भाई? फैक्टर का काम होता है डिवीजन, डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है ना, ठीक है ना, डिवाइड करना या डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस तो नहीं आ रहा है, कहीं वहां पे डिवाइड वाला केस तो नहीं आ रहा है। तो अगर बच्चों अगर आप ये वाले कुछ कंसेप्ट समझ जाते हो ना, तो हाँ, जो 5% बचे हुए क्वेश्चन होते हैं वो भी थोड़ा बहुत क्लियर हो ही जाता है। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो बच्चों एलसीएम में जो एल होता है उसका मतलब होता है लीस्ट, या फिर आप कह सकते हो लोएस्ट, या फिर आप कह सकते हो स्मॉलेस्ट, या फिर आप कह सकते हो मिनिमम, ठीक है ना। कुछ ऐसे वर्ड जो कि छोटे से छोटी चीज दिखा रही हो, ठीक है ना। और भी कोई अगर वर्ड है तुम्हारे दिमाग में तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसके अलावा एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है ना। अब मल्टीपल कैसे बनता है भाई? मल्टीपल बनता है किसी के टेबल में आने से। किसी के टेबल में कोई नंबर कैसे आता है? जब दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, व्हेन टू फैक्टर्स आर टुगेदर। तो जब दो फैक्टर टुगेदर होते हैं बोथ, ठीक है ना, तो जब टुगेदरनेस का एहसास होता है ना, तो बच्चों वहीं पर हम लोग यहाँ पर एलसीएम लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए टुगेदर। और भी कोई एक वर्ड होता है जैसे साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। या फिर आप एक और वर्ड याद कर सकते हो जैसे कि बोथ, ठीक है कि नहीं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड है जो कि आपको एक अंदाजा दे देते हैं, ठीक है ना, एक हिंट देते हैं कि यार इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है या फिर इस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना है। लेकिन हाँ यार, क्वेश्चन आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। तो एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ और एलसीएम समझने के लिए हमारे पास क्या कहते हैं, पर्याप्त चीजें आ गई हैं। अब हम पढ़ते हैं वाला क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वर्ड तो हमें आराम से आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैक्सिमम, पता तो हमें देख के ही लग गया कि भाई यहाँ पे क्या निकालना है। लेकिन फिर भी हम इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे इसलिए ताकि हमें समझ में आए कि भाई कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार मीना हैज 3 डिफरेंट काइंड ऑफ चॉकलेट्स। तो मीना नाम की एक कोई महिला है, उसके पास ना 3 तरह की चॉकलेट्स है। कौन कौन सी? ईच टाइप हैज 24, 30 एंड 18। 3 तरह की चॉकलेट है। एक तरह के चॉकलेट में 24 मतलब है चॉकलेट उसमें, दूसरे टाइप के चॉकलेट में 30 मतलब जो भी है, और तीसरे टाइप में 18 चॉकलेट्स है। कह रहा है मीना वांट्स टू डिवाइड ईच चॉकलेट इनटू ग्रुप्स, ठीक है ना। वो क्या कर रही है, हर चॉकलेट को ना ग्रुप में डिवाइड करना चाह रही है, यानी कि इस ग्रुप को इतने चॉकलेट दे दिए, इस ग्रुप को इतने चॉकलेट दे दिए, ठीक है, ठीक है ना। ऑन ईच ऑन एवरी टाइप हैज द सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स एंड देयर आर नो चॉकलेट लेफ्ट ओवर। व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट शी कैन पुट इनटू ईच ग्रुप, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, तो अब मीना क्या कह रही है, ठीक है ना, मीना कह रही है कि भाई उसको ना चॉकलेट बांटने हैं ग्रुप में, और वो चॉकलेट ऐसे बांट रहे हैं कि कोई भी चॉकलेट जो है ना वो बचना नहीं चाहिए एंड में, कोई भी चॉकलेट एंड में बचना नहीं चाहिए, और हर ग्रुप को इक्वल इक्वल अमाउंट ऑफ चॉकलेट उसको मिले। तो मीना ऐसा क्या करेगी कि सारे के सारे जो नंबर हैं वो इक्वली सब में डिवाइड हो जाए, ठीक है कि नहीं है। और जो डिवाइड हो ना वो मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट हो, ऐसा नहीं कि भाई किसी ग्रुप को ज्यादा मिल रहा है किसी ग्रुप को कम मिल रहा है, नहीं नहीं, सबको बराबर मिलना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक बच्चा ऐसे सोचता है अगर सबको बराबर मिलना चाहिए तो सबको एक एक बांट दो। भाई एक तो आप बांट ही दोगे, एक तो सबका फैक्टर होता ही है। हमको चेक करना है कि यार एक के अलावा और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। अब जैसे हमारे पास सारे फैक्टर आ जाएंगे, उसमें से हम सबसे बड़ा फैक्टर चुनेंगे, और जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में 24, 30 और 18 इन तीनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ में एक ऐसा नंबर जो कि इन तीनों को ही सही तरीके से डिवाइड कर दे। अब ये करोगे कैसे करके? तो सही में 24 के सारे फैक्टर निकाल लो। 24 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 8 से या 24, 8 को क्या लिख सकते हो आप लोग? 8 को आप लोग लिख सकते हो 2 की पावर 3 और इंटू में 3। बच्चों 30 को आप लोग क्या लिख सकते हो? 30 को आप लोग लिख सकते हो 3 इंटू में 10, और 10 को आप लोग क्या लिख सकते हो? 2 इंटू में 5। तो यहाँ से इस 30 के जो फैक्टर बनते हैं वो क्या बनते हैं? बनते हैं 2 इंटू में 3 इंटू में 5, ठीक है ना। अगला नंबर क्या है? 18। बच्चों 18 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 18 का फैक्टर होता है 9 टू 18, 9 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 2, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाय 3, 9 टू 18 ना, तो 2 इंटू में 3 की पावर 2।
अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है, सारे नंबर के फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। हम क्या निकालना चाहते हैं भाई? हम निकालना चाहते हैं HCF। HCF निकालने के लिए क्या करें भाई? HCF निकालने के लिए पहले देखो जो कॉमन है उन्हीं को लिखो, जो कॉमन नहीं उनको तो हटा दो, 5 मैं लिखूंगा ही नहीं। तो यानी कि जो कॉमन होगा ना, कॉमन में से भी हमें वो नंबर लिखने हैं जिसकी पावर लीस्ट हो, कम हो। कौन कौन हो सकता है? तो भाई 2 की पावर 1 सबसे कम है, 3 की पावर 1 सबसे कम है, 5 में लिखने ही नहीं वाला हूं। तो ये जो नंबर आएगा वो बस इतना ही रहेगा, और ये बनेगा कितना? 6। ठीक है कि नहीं? तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा? 6। यानी कि हर ग्रुप को, जितना भी ग्रुप होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो जितना भी ग्रुप होगा हर ग्रुप को कितने चॉकलेट मिलने वाले हैं? 6। ठीक है कि नहीं है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट शी कैन पुट इनटू ईच ग्रुप? तो हर ग्रुप को वो कितना चॉकलेट देने वाली है? 6 चॉकलेट देने वाली है। अच्छा हाँ, एक बात और बता देता हूं मैं, अगर वो हर ग्रुप को 6 चॉकलेट देने वाली है ना, हमें ग्रुप तो नहीं पता है कितने ग्रुप यहाँ पे है, लेकिन आप ना ग्रुप निकाल भी सकते हो। वैसे क्वेश्चन में पूछा तो नहीं गया है, लेकिन आप ना ग्रुप निकाल भी सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे करके, दिमाग लगाना जरा। ये जो 24 चॉकलेट है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये जो 24 चॉकलेट है इसमें से 6 डिवाइड होंगे, मतलब 6 हर ग्रुप को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। 18 चॉकलेट है, ये भी 18 चॉकलेट है, इसमें से भी 6 चॉकलेट हम ग्रुप में बांटेंगे, और 30 चॉकलेट है, इसमें भी हम 6 चॉकलेट निकाल के ग्रुप में बांटेंगे। अब ध्यान से देखना, 24 चॉकलेट, हर ग्रुप को 6 चॉकलेट, तो पता है यहाँ पे कितने ग्रुप मिल गए? 6 4 जा 24। तो यानी कि 24 चॉकलेट 6 करके अगर ग्रुप में बटेंगे तो कितने ग्रुप में बट सकते हैं? 4 ग्रुप में। प्लस 18 चॉकलेट 6 एक ग्रुप में बटेगा, एक ग्रुप में 6 चॉकलेट होंगे, 3, तो ये 3 ग्रुप में बट सकते हैं। 30, 6 5 जा 30। तो पता है कितने ग्रुप हो गए? 4 3 7 7 5 12। तो कुल मिलाकर के पता है कितने ग्रुप हो गए? 12 ग्रुप हो गए। आप ये भी निकाल सकते हो, क्वेश्चन में पूछा तो नहीं गया है, लेकिन मैंने बस एक बता दिया अंदाजा कि भाई हाँ ऐसे भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, जैसे कि एक कई सालों पहले ना एक क्वेश्चन देखा था मैंने, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली कौन सा ईयर है वो। तो उसमें क्वेश्चन आया था कि यार हमारे पास ना कुछ बुक्स है, सेम ऐसी क्वेश्चन था, सेम ऐसी क्वेश्चन था कि कुछ बुक्स है मैथमेटिक्स की, कुछ बुक्स है साइंस की, कुछ बुक्स है इंग्लिश की, ठीक है ना। इन सारे बुक्स को ना इक्वली डिवाइड करना है कि यार हर शेल में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स आ जाए, ठीक है कि नहीं। अच्छा इतना ही पूछा गया कि यार हर कितने तरह के शेल हम यूज करेंगे, कितने शेल हम टोटल यूज करने वाले हैं। तो निकालने का तरीका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक है ना बच्चों, आप इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हो। तो ये एक्चुअल हमारा सोल्यूशन है, ये बस एक्स्ट्रा इसलिए निकाला गया है ताकि हमें नंबर ऑफ ग्रुप और पता लग पाए। अगला क्वेश्चन है ये, कह रहा है 6 bells commence tolling together and toll at an interval of 2 4 6 8 and 12, ठीक है ना, and 12 respectively in 30 minutes. How many times do they toll together excluding the one at the start? देखो इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करोगे? एसएम अप्लाई करोगे या एलसीएम अप्लाई करोगे? कैसे पता लगेगा? कई बच्चों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा कि भाई इसमें क्या निकालना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे गया होगा, टुगेदर। अब बात ये है कि टुगेदर वर्ड हमें दिखाई तो दे गया है, बात है कि टुगेदर वर्ड हमें दिखाई तो दे गया है, लेकिन क्या इसमें सही में एचसीएफ एलसीएम लगेगा? एलसीएम लगेगा, कैसे पता करें? तो कह रहा है कि यार जो घड़ियां है ना, मतलब जो एक बेल है, एक बेल हर 2 सेकंड में बज रहा है, एक बेल हर 4 सेकंड में बज रहा है, एक बेल हर 6 सेकंड में बजता है, एक बेल हर 8 सेकंड में बजता है, और एक बेल हर 10 सेकंड में बजता है, और एक बेल हमेशा 12 सेकंड में बज रहा होता है, ठीक है कि नहीं। अच्छा ध्यान रखना, मान लो कि यार यहाँ पर ना एक तरीके का एक स्विच है, ठीक है ना, ये एक तरीके का ना एक यहाँ पे मान लो एक स्विच है। इस स्विच से होता है कि भाई ऐसे बटन दबाते हैं और सारे बेल बजना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन हाँ जब आप इस स्विच को पहली बार आप प्रेस करते हो, जब आप इस स्विच को आप पहली बार प्रेस करते हो तो पता है क्या होता है? सारे बेल एक साथ बज रहे होते हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन अब मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि यार दूसरी बार ये टाइम कब आएगा। अब एक बच्चा बोलता है भैया दूसरी बार टाइम कब आएगा, मतलब वो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो पहला बेल है ना, अब वो जब अगली बार बजेगा तो सबके साथ नहीं बजेगा, वो अकेला ही बज रहा होगा। तो यानी कि ये 2 सेकंड, यानी कि जब ये अगला बार बजेगा, अभी 0 सेकंड चल रहा है, 0 सेकंड, ठीक है ना, 0 सेकंड में सबके सब बज रहे हैं, ठीक है ना, अभी 0 सेकंड में सबके सब बजे, ठीक है कि नहीं। लेकिन जैसे 2 सेकंड हो जाते हैं ये बजेगा, लेकिन बाकी सबके सब खामोश हो जाएंगे।
ठीक है कि नहीं है? जब अगला सेकंड होगा, ठीक है ना, 3 सेकंड, तब तो कोई नहीं बजने वाला है, लेकिन जब चौथा सेकंड आएगा तब ये भी बजेगा, ये भी बजेगा, लेकिन ये खामोश हो जाएंगे। जब अगला सेकंड आएगा तब भी ये बजेगा, तब भी ये नहीं बजने वाला होगा, लेकिन तब 6 जरूर बज रहा होगा, क्योंकि 2 3 जा 6। तब ये खामोश हो रहा होगा, ये भी खामोश और ये भी खामोश। तो तुम ध्यान से देख पा रहे हो कि कभी कभी कोई बज रहा है, कभी कभी कोई नहीं बज रहा है। तो मुझे एक ऐसा इंटरवल चाहिए, मुझे एक ऐसा टाइम स्टैम्प चाहिए जहां पर सब के सब बज रहे हो एक साथ। ठीक है कि नहीं है? सब में टिका रहा हो भाई, सबके सब एक साथ बज रहे हो। वो टाइम कब आएगा? ठीक है ना? तो ध्यान देना बच्चों, ये दोनों एक साथ कब बजे? जब दोनों के दोनों मल्टीपल थे, एक ही टेबल में आ रहे थे। ये दोनों एक साथ कब बजे? जब दोनों के दोनों एक ही टेबल में आ रहे थे। ठीक है कि नहीं है? तो यानी कि अब मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि इन तीनों के टेबल में आ रहा हो। ठीक है कि नहीं है? तब आप वो कैसे ढूंढोगे, किस तरीके से आप पता लगाओगे? तो क्योंकि क्वेश्चन में टुगेदर वर्ड जैसा वर्ड यूज कर ही किया गया है, तो अब हमें पता ही है कि भाई यहाँ पे एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आइए बच्चों इसका एलसीएम निकालते हैं। अच्छा, एलसीएम निकालने का एक शॉर्ट तरीका ये भी है, हमने बच्चों ने सीखा था ये वाला कि 2 4 6 8 10 और 12। अगर इन सबका एक साथ एलसीएम निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पिछला वाला तरीका भी यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ, पिछले वाले तरीके की लिमिटेशन ये है, मतलब खासियत ये है कि कम नंबर हो, बड़े नंबर भी हो, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन हाँ, जब बहुत सारे नंबर हो, बहुत सारे नंबरों का एचसीएफ निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तब हाँ, वो थोड़ा सा है कि भाई लिखना ज्यादा पड़ेगा, लेकिन काम जरूर करेगा। तो उससे बड़े भाई, अगर मुझे ऐसे ही अगर एलसीएम निकालना है तो भाई मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? तो ऐसे निकाल लो आप। तो 2 1 जा 2 बारी में, 3 बारी में, 4 बारी में, 5 बारी में, 6 बारी में। ठीक है ना? 1 3 2 5 3 3 1 5 3। तो अगला नंबर क्या आने वाला है? 3। अगला नंबर क्या आने वाला है? 5। अब इन सारे नंबर को इकट्ठा करके लिख दो, तो क्या है हमारे पास? 2 2। ठीक है ना? 2 2 4, 4 2 8, मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 3 15। एलसीएम, ठीक है ना? तो 2 की पावर 3 और 3 इंटू में 5। ठीक है ना? कैसे सॉल्व करोगे? 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। 8 इंटू में 5 होता है 40। 40 इंटू में 3 कितना होगा? 120 मिनट। यानी कि वो टाइम वो टाइम जब ये तीनों के तीनों एक सबके सब 6 कितने 6 है ना ये? हाँ, जब ये 6 के 6 घंटियां एक साथ बज रही होगी, वो टाइम कब आएगा? जब 120 मिनट हो चुके होंगे। यानी कि जब स्टार्टिंग किया होगा 0th पॉइंट पे, तब सबके सब एक साथ बज रहे थे, और उसके बाद जैसे ही 120 मिनट हो गए, 2 घंटे हो गए, उसके बाद सबके सब दोबारा बजेंगे। और फिर उसका ये टाइम कब आएगा? 240वें मिनट पे। उसका बाद ये टाइम कब आएगा? 360वें मिनट पे। समझ में आया यहाँ पे क्या कह रहा हूं मैं? तो ये चीज है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन एक चीज और कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर। ये बताइए, 30 मिनट का समय दे दिया गया है, ठीक है ना? इन 30 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर। 30 मिनट के टाइम में ये सबके सब कितनी बार टोल करेंगे? एक बार भी नहीं। 30 मिनट के टाइम में तो भाई एक बार भी टोल नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो दिया ही 120 मिनट में दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये सेंस तब बनाता जब यहाँ पर मिनट नहीं होता। अरे रे रे रे, सॉरी 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 सॉरी, नहीं, सेंस तो बना रहा है क्योंकि ये दिया हुआ है सेकंड्स में। मैंने ही गलती कर दी भाई। तो ये मिनट नहीं है, ये सेकंड है। मतलब हर 120 सेकंड बाद ये क्या कर रहे हैं? बज सॉरी मेरी गलती हो गई। हर 120 सेकंड बाद क्या कर रहे हैं? ये सबके सब बज रहे हैं। अच्छा, 120 सेकंड का मतलब क्या हुआ भाई? 120 सेकंड का मतलब हो गया 2 मिनट। यानी कि हर 2 मिनट में बज रहे हैं, हर 2 मिनट में बज रहे हैं, हर 2 मिनट में बज रहे हैं। तो कह रहा है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे? मैं बताता हूँ। तो 30 मिनट में बजने इनको, अगला स्लाइड ले लेता हूँ मैं। ठीक है ना? टोटल हमारे को टाइम दिया हुआ है 30 मिनट्स का, और ये हर 2 मिनट में बजे ही जा रहा है, बजे ही जा रहा है। तो यानी कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगा? 15 बार बजेगा, है ना? तो 30 मिनट में कुल मिला करके 15 बार रिंग होंगे। ठीक है ना? पहले कब होगा? 2 मिनट में, फिर कब होगा? चौथे मिनट में, फिर कब होगा? छठे मिनट में, फिर कब होगा? 8वें मिनट में। और ऐसे करते करते 30 मिनट में कुल मिलाकर के 15 बार बजेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये वैसे 16 बार बजेंगे, वन टाइम ऑल्सो। तो कुल मिलाकर के ना 16 बार बजेंगे। लेकिन क्वेश्चन है ना, हमें यहाँ पे एक बात कही है कि ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में भी बजा होगा एक।
कह रहा हाँ बजा तो होगा, कह रहा उसको मत लेना। अच्छा, तो जो स्टार्टिंग में वजह होगा, अगर मैं उस वाले पार्ट को अगर मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ तो कुल मिलाकर के हमारे पास आंसर कितना आता है 15। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग वाला पॉइंट अगर यूज कर लेता हूँ तो हमारे पास टाइम कितना आता है 16। समझ में आ गया था क्या हुआ? तो 15 भी आंसर हो सकता है, 16 भी हो सकता है। 16 कब होगा? जब क्वेश्चन में इस तरह की कोई भी वार्निंग ना दी गई हो, तो 30 मिनट में ये 16 बार बजेगा, एक बार जब पहले बज चुका होगा। और अगर क्वेश्चन में वार्निंग दे दी गई हो कि भाई नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है भाई, ठीक है कि नहीं है, 15 मतलब आपको पहले वाला इग्नोर करना पड़ेगा, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर 15 ही गिनेंगे। तो ठीक है, सिंपल वाला क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ये है अगला क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम ही कंसेप्ट पर बेस्ड है। कह रहा था ट्रैफिक लाइट at three traffic light at three different road crossing changes after every 42 second, 72 second, 108 second respectively. If they all change simultaneously at 8:20 hour, यानी कि 8:20 पर ये सब के सब एक बार बजे थे। When will they again change simultaneously? तो बताइए दोबारा से कब चेंज होंगे? कैसे पता करोगे भाई? दोबारा वही करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड का हिंट दे दिया गया है हमें, क्या? साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली का मतलब क्या हुआ? एक साथ दोबारा बजना। तो आप क्या करोगे भाई? इन तीनों ही नंबरों का आपको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 48, 72, 108, इन तीनों का ही आप सबसे पहले तो देखो भाई एलसीएम क्या पे आ रहा है। जैसे ही एलसीएम आ जाएगा उसको, मैंने गलती करी थी तुम मत करना, इसको कन्वर्ट कर देना भाई मिनट में, ठीक है कि नहीं है, मिनट में कन्वर्ट कर देना, या फिर अगर सेकंड में अगर अच्छा खासा काउंटिंग आ रहा है, ठीक है, अगर सेकंड में अगर अच्छी खासी काउंटिंग आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। 60 सेकंड अगर ठीक है तो 60 सेकंड तो खैर आंसर नहीं आएगा इसका। अगर 60 से ज्यादा बड़ा आ जाता है तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर देना और फिर इसमें ऐड कर देना, ठीक है कि नहीं है। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, 48, 72, 108, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, इसमें सबसे बढ़िया पता क्या रहेगा, आप इसको ऐसे कर लो, 48, 6 8 या 48 होता है, 6 के फैक्टर होते हैं 3 × 2, ठीक है ना। 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, उसको अगर मैं इसके साथ कंबाइन कर देता हूँ तो 2 की पावर 4, 72। 9 8 या 72 होता है, तो यानी कि 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 9 8 या 72 मतलब यही होता है 108। 108 को आप लोग लिख सकते हो 12 9 जा, ठीक है ना, 12 12 9 आर 108। 12 को लिख सकते हैं 3 4 12, और इंटू में 9 बार में होता है, यानी कि ये 3 और ये मिल करके हो जाएंगे 3 की पावर 3, और 4 को आप लोग लिख सकते हो 2 की पावर 2। समझ में आ गया यहाँ तक क्या हुआ? कोई भी नंबर हमें एक्स्ट्रा मिला नहीं है वैसे, है ना। तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे? पहले तो सब में से 3 तो आएगा ही आएगा। बड़ी पावर कौन है? 3। बड़ी पावर कौन है? 4। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक का। 3 की पावर 3 कितना हो गया है? 27। ठीक है ना। 2 की पावर 4 कितना हो गया है? 2 4 4 8 8 16। ठीक है ना। अब इन दोनों को आपको करना पड़ेगा क्या? मल्टीप्लाई। लेकिन ये जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, वो आंसर हमारा किस में आने वाला है? सेकंड्स में आने वाला है। ठीक है कि नहीं है? जो भी आप मल्टीप्लाई करने वाले हो वो आंसर हमारा किस में आएगा? सेकंड्स में आएगा। तो मैं क्या करूंगा पता है? अच्छा, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आगे सॉल्व कैसे करना है। तो जो भी आप इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके, जो भी आंसर का आंसर आएगा, लेट सपोज ये आंसर हमारा आ रहा है 400 सेकेंड, लेट सपोज, ठीक है ना। बस सिर्फ बता रहा हूँ, अंदाजा भर बता रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे तो इसका आंसर आना चाहिए 30 अराउंड, इसका आंसर हाँ 450 सेकंड के अराउंड आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी देख लेंगे, 450 सेकंड आ गया। अब ये 450 जो सेकंड आया है, एक्चुअल नहीं है, बता रहा हूँ दोबारा से, ठीक है ना, कैलकुलेट कर लेना। ये जो 450 सेकंड आया है, इसको सबसे पहले तो कोई सेंस बनाता नहीं है। जैसे अगर तुम मुझसे टाइम पूछोगे कि अगर भैया टाइम कितना हो रहा है, तो मैं क्या बताऊंगा? एक कहते हैं 1 घंटा और 120 सेकंड। क्या मतलब हुआ इसका? कोई मतलब नहीं हुआ इसका, ठीक है ना। तो जब भी आप टाइम बताते हो वो एक दायरे में रह करके बताना पड़ता है, यानी कि ये जो 450 सेकंड है कोई सेंस नहीं बना रहा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन सेकंड्स को हम लोग चेंज करेंगे किसमें? मिनट्स में, कि इसके अंदर से कितने मिनट्स हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? तो मान लो 450 है, ठीक है ना, हमें पता है, ठीक है ना, 450 है, हमें पता है कि भाई हर 60 सेकंड में 1 मिनट हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये काट दूंगा, फिर बचेगा मेरे पास 45 और 6, काट सकते हो इसको। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15/2 आ गया। और थोड़ा इसको अगर आप सॉर्ट करना चाहो तो क्या आएगा? 15 और यहाँ पर 2। इस वाले पार्ट को थोड़ा ठीक से समझना बच्चों, ठीक है ना। तो 2 7 जा 14 और बच जाता है हमारे पास 1।
आया समझ आता है क्या हुआ, बच जाता है हमारे पास एक। तो यानी कि मतलब हुआ कि भाई 7, इसका मतलब ये हुआ कि भाई 7 मिनट तो आ जाएंगे आपके पास, ठीक है कि नहीं है, 7 मिनट तो आपके पास आ जाएंगे, लेकिन आपके पास फालतू का ना 1 सेकंड रह जाएगा, ठीक है कि नहीं है, 7 मिनट तो आ जाएंगे ना, लेकिन आपके पास ना फालतू का 1 सेकंड बच जाएगा। तो आप क्या करोगे पता है, आप इसमें ऐड कर देना 7 मिनट और 1 सेकंड, तो जो आपका नया टाइम बनने वाला होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 8 मिनट 27 सेकंड और 1 मिनट, 1 सेकंड मतलब 7 मिनट 28 सेकंड और 27 सेकंड और 1 मिनट, गलत बोल दिया, 7, हाँ सही है सही है सही है, 8, 8 बज के 27 मिनट और 1 सेकंड, समझ में आ गया यहाँ तक क्या हुआ। मल्टीप्लाई कर लेना, ये मैंने बस अप्रॉक्स में आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा एक बार जरूर इसको चेक जरूर कर लेना, ठीक है कि नहीं है। तो बच्चों ये है, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एलसीएम से रिलेटेड और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं है। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं कुछ यहाँ पे बचा हो तो, ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है वाइन सेलर हैड 3 टाइप्स ऑफ वाइन, 403 लीटर फर्स्ट काइंड ये है, इन सभी को इक्वल साइज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन कैन बी फिल्ड विदाउट मिक्सिंग, ठीक है देखते हैं, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ केक्स कास्ट्स ऑफ इक्वल, देख पूरे पढ़ते हैं। कह रहा है वाइन सेलर हैज 3 टाइप ऑफ वाइन, ठीक है ना, एक वाइन है 403 लीटर की, एक वाइन है 434 लीटर की 434 लीटर्स की, और एक वाइन है 465 लीटर्स की। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कास्ट ऑफ इक्वल साइज इन विच 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन कैन बी फिल्ड विदाउट मिक्सिंग, हाँ मिक्स नहीं करना है, ठीक है ना, इन तीनों वाइनों को मिक्स नहीं करना है कि कहीं पता लगे यार वाइन वर्ड यहाँ पे थोड़ा अजीब सा हो गया यहाँ पे, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा क्वेश्चन समझ करके देखें तो ये कुछ ऐसा है कि ग्लास वगैरह होते हैं, कास्क को नहीं कहते हैं, ठीक है ना, उसमें एक वाइन को दूसरे वाइन के साथ मिक्स नहीं करना है, लेकिन हाँ आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि भाई अच्छा वैसे वो होता है, कंटेनर ही होता है ये, ठीक है ना, इस कंटेनर में ना कितना लीटर आएगा कि वो हर नंबर ऑफ हर काइंड ऑफ वाइन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, यानी कि फर्स्ट काइंड ऑफ वाइन को कितना लीटर में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, दूसरे काइंड को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब मान लो कि यार मेरे पास ना ये 2 कंटेनर आ गए, ठीक है ना, वैसे तो बहुत सारे आएंगे अभी, लेकिन अभी मान लो मेरे पास 2 कंटेनर आ गए, तो ये 2 कंटेनर ऐसे होने चाहिए जिसमें कि जो 403 लीटर है ना, अगर मैं एक बार ऐसे निकाल रहा हूँ 403 में से, तो यहाँ पे कुछ लीटर आएगा, लेट्स सपोज द एक्स लीटर, 403 लीटर आया, मैंने किसी को पिला दिया, दोबारा 400 कुछ एक्स लीटर आया, किसी को पिला दिया, दोबारा एक्स लीटर आया, किसी को पिला दिया। अब ऐसे करते करते ना जो 403 लीटर है ना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, एक बूंद का कतरा नहीं बचेगा, ये नहीं कि भाई अब ये भरा नहीं है, पूरी तरह से भरा हुआ है ये, ठीक है कि नहीं, और इतना भरा हुआ है कि यार और वाइन इससे मिक्स करने की जगह नहीं है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अगर ऐसा कोई बर्तन लेकर के आना कि जिसमें जरा से भी जगह ना बचे और 403 लीटर पूरी तरह से खत्म भी हो जाए, और वही ग्लास को, सेम ग्लास को किसी दूसरे वाइन के लिए भी यूज किया जा सके जिसमें सेम क्वांटिटी आ सके, ठीक है कि नहीं है। तो मुझे ये एक्स लीटर पता करना है कि ये कंटेनर कितना कंटेन करेगा, एक्स लीटर में कितना कंटेंट आना चाहिए कि जिससे 403 भी डिवाइड हो जाए, 434 भी डिवाइड हो जाए और 465 भी डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो कैसे पता करोगे, तो एक एचसीएफ पता कर लो इन तीनों नंबरों का, जो कि इसको भी डिवाइड कर देता हो, इसको भी डिवाइड कर देता हो और इसको भी डिवाइड कर देता हो, और जो भी आपको नंबर मिलेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है लीस्ट, अगर कोई बच्चा बिना सोचे समझे इस क्वेश्चन को ट्राई करता तो बस वो लिस्ट पढ़ करके ना इस क्वेश्चन का क्या निकाल देता पता है, इस क्वेश्चन का वो एलसीएम निकाल देता, क्योंकि मैंने लीस्ट का मतलब क्या बोला हुआ है, एलसीएम, ठीक है कि नहीं है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन ठीक से समझे कि नहीं भाई, वो एलसीएम निकाल के बैठेगा, पेपर वाले काट देंगे। तो बच्चों वही बोल रहा हूँ, 5% क्वेश्चन ऐसा होगा जरूर जो कि दिमाग जरूर खराब करेगा, ये उन्हीं क्वेश्चनों में से एक है। समझ में आ गया यहाँ तक का क्या हुआ। ये है अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है, अब्राहम अब्राहम हैज 2 पीस ऑफ वायर, ठीक है ना, अब्राहम के पास 2 वायर है, 2 पीस ऑफ वायर है, एक की लेंथ है 6 फीट एंड द अदर इज 12 फीट लॉन्ग, ठीक है ना, 6 फीट की है और एक दूसरी 12 फीट की है। इफ ही वॉन्ट्स टू कट देम अप टू प्रोड्यूस मेनी पीसेज ऑफ वायर दैट आर ऑफ सेम लेंथ, वो क्या करना चाह रहा है भाई, वायर को ना काटना चाह रहा है, सेम लेंथ का काटना चाह रहा है, विथ नो वायर लेफ्ट ओवर, ठीक है ना, मतलब कि अगर वायर है
तो इसको सेम लेंथ का काटते 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 आखिरी में भी सेम लेंथ का बचना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये थोड़ा सा बच गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। विथ नो वेयर लेफ्ट ओवर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ इन फीट दैट ही कैन मेक देम, ठीक है ना। तो कह रहा है कि भाई फीट में ही काटना है, यानी कि जो हिस्से होंगे उसकी भी लेंथ फीट में ही काउंट होगी। तो बताइए मैक्सिमम कितने फीट में हर पार्ट को काट सकता है। ग्रेटेस्ट यानी कि आपको क्या निकालना है इसका HCF। और ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, इतना खत्म क्वेश्चन है कि आप बस नंबर देख के ही पता लगा लो कि यहाँ पे 6 लिखा है, 12 लिखा हुआ है, तो 6 और 12 का HCF क्या होगा। वैसे तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन इस समय से 6 बड़ा है इसलिए 6 इज द HCF। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, अपने आप ट्राई कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ना एप्लीकेशन खत्म होता है। एप्लीकेशन में हमने देखा कि भाई HCF और LCM को कैसे यूज किया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई, ठीक है कि नहीं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो अब हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, कंपोजिट नंबर किसे कहा जाएगा, कैसे कहते हैं। तो इससे पहले अगर आपको सही से कंपोजिट नंबर समझना है ना, तो आपको प्राइम नंबर सही से समझना पड़ेगा। प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर बेसिकली ऐसे नंबर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके पास या तो 1 का फैक्टर होता है या तो उनके खुद का फैक्टर होता है, ठीक है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए 17, ये या तो 1 से डिवाइड हो पाएगा या तो 17 से डिवाइड हो पाएगा, ठीक है ना। 19 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 19 से डिवाइड होगा। 21 बच्चों, ये 21 प्राइम नंबर नहीं है, ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 21 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 7 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो यानी कि जब कोई नंबर खुद से या फिर 1 से डिवाइड हो पाए उसको प्राइम नंबर कहेंगे, लेकिन अगर कोई नंबर अपने अलावा और 1 के अलावा कोई और नंबर भी इंक्लूड कर लेता है, फिर उस केस में हम उसको प्राइम नंबर नहीं कहते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो बच्चों मैं इसको प्राइम नंबर कहूंगा, इसको प्राइम नंबर कहूंगा, तो इसको मैं प्राइम नंबर नहीं कहूंगा, इट इज नॉट द प्राइम नंबर। तो क्या कहेंगे फिर इसे, तो बच्चों इसको कहा जाएगा कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, विच आर नॉट प्राइम नंबर। लेकिन ये तो ठीक है, ऊपर ऊपर से समझने वाली बात हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में कंपोजिट नंबर पता है क्या डेफिनेशन होती है, ये होती है डेफिनेशन कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर ये डेफिनेशन होती है बच्चों क्या, कि जो प्राइम नंबरों से मिलकर के बनता हो, जो प्राइम नंबरों से मिलकर के बनता हो, ऐसे ही नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है कि नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट कर देता हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चों ये 21 है, ठीक है ना। 21 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 तो ऑब्वियसली होगा, 1 तो सबका फैक्टर होता है। तो 1 के अलावा और क्या हो सकता है, 1 के अलावा इसमें आ जाता है 7 और इसमें आ जाता है 3। तो 1 के अलावा ध्यान से देखना, अगर मैं 1 को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दूं, 1 को यहाँ से अगर मैं हटा दूं, तो 7 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, और इन्हीं दोनों प्राइम नंबरों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है 21, जो कि एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है कि नहीं है। तो यानी कि कंपोजिट नंबर आर बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। आप अपना कंपोजिट नंबर ही बना सकते हो, आपको जो अच्छा लग रहा हो उसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने एक नंबर उठाया 2, एक नंबर मुझे अच्छा लगा 5, एक नंबर मुझे अच्छा लगा 9, नहीं 9 तो नहीं होता, एक नंबर मुझे अच्छा लगा लेट सपोज 11। अब मैं इन तीनों नंबर को मिला करके ना अपना खुद का एक कंपोजिट नंबर बनाना चाहता हूँ। कैसे बनाओगे भाई, तो 2 5 10, 10 इंटू में 11, 110। तो बच्चों 110 कहलाएगा मेरा बनाया हुआ कंपोजिट नंबर। तुम इस हिसाब से अपना भी कोई नंबर बना सकते हो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो। कमेंट में बताना कि भाई तुम्हारा ये नंबर है और इन इन प्राइम नंबर से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है कि नहीं है। तो इन्हें कहा जाता है कंपोजिट नंबर। अब तुम्हें कंसेप्ट तो समझ में आ गया है, ठीक है ना, इतना तो क्लियर है, कंसेप्ट तो बड़ा सिंपल है इसका। लेकिन पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, पेपर में देखो क्वेश्चन ये इसके कंसेप्ट पे के ऊपर बेस तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन ना ऐसा आता है कि 7 इंटू 11, ये तुमने देखा भी होगा, 7 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 11। यार भाई प्रूफ करके दिखाओ कि जो भी नंबर ये बनेगा ना, whatever the number formed by this will be a composite number. Prove it is a composite. हमें बोला जा रहा है कि बेटा प्रूफ करके दिखाओ कि ये कैसे नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे, आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो हमें
बेसिक डेफिनेशन के साथ टिके रहना है। बेसिक डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन है ये कि कंपोजिट नंबर ऐसे नंबरों को कहा जाएगा जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर भी सेम, लेकिन यार ये भी प्राइम है, 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 सारे के सारे प्राइम नंबर तो हैं, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आते आते अचानक से यहाँ पे क्या आने लग गया? प्लस। भाई ये तो नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई आना चाहिए था। तो यही तो गेम है भाई, यहाँ से आपको प्लस का साइन हटाना है। इसका मतलब नहीं कि मिटा देना है, आपको जुगाड़ ऐसा करना है कि यार पूरी एक्सप्रेशन में से ये प्लस का साइन हट जाए। ठीक है कि नहीं है? अब उसके बदले भले ही यहाँ पे थोड़ा बहुत नंबरों में चेंज आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ बस ये कि यहाँ से ना प्लस का साइन हटना चाहिए। नंबर भले ही कोई दूसरा बन जाए उसको हम लोग झेल लेंगे, प्लस हट जाना चाहिए। कैसे करोगे? तो बच्चों ये देखो ध्यान से, 7 11 दोनों में आ रहा है कॉमन, तो 7 और 11 आ गया कॉमन। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 3 5 एंड 1। 1 क्यों? क्योंकि ये दोनों ही निकल चुके हैं, जब सब निकल जाते हैं तो 1 बचता है। 7 11 3 5 जा 15 प्लस 1 16। तो अब मैं दिखाऊंगा कि यार 7 इंटू में 11 इंटू में 16 इज अ कंपोजिट नंबर। बोलेगा कि भाई बोल तो ठीक रहा है, लेकिन एक बार चेक तो कर ले क्या सबके सब कंपोजिट है कि नहीं है। नहीं यार सबके सब कंपोजिट तो नहीं है, ये दोनों तो है लेकिन ये कंपोजिट नहीं है, तो प्राइम नंबर भी मतलब प्राइम नंबर नहीं है ये। क्या करें क्या करें? तोड़ दो। 7 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। अब अगर आपको ध्यान से दिखाई देगा तो प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर और सभी प्राइम नंबरों का यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया यहाँ तक का क्या हुआ? तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ये तो सिंपल है, इससे हो सकता है सीरीज थोड़ी सी और बढ़ा दे, लेकिन सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली यहाँ पर सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर को हम बाद में स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले ना एक क्वेश्चन और आता है पेपर में, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है। वो क्वेश्चन है ये कि लेट सपोज देयर इज अ क्वेश्चन 6 की पावर n। ठीक है ना, तुमने देखा होगा 6 की पावर n। हमें बोला जा रहा है कि भाई ये जो 6 की पावर n है ना, ठीक है, ये जो 6 की पावर n है ना, ये बताइए क्या ये कभी भी जीरो से एंड होगा कि नहीं होगा। एक बच्चा बोलता है कि भाई क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आया। मतलब कि जब भी आप यहाँ पर n के बदले कोई भी नेचुरल नंबर अब आप पुट करोगे, तो क्या ये कभी भी जीरो से एंड होगा? यानी कि n के बदले जब आप पुट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी पुट करोगे, क्या ये कभी भी जीरो से एंड होने वाला है? अब एक बार के लिए मैं तुम्हें ना एक चीज बता देता हूँ। जैसे 6 की पावर n के बदले आपको पुट करना है एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5। तो 6 की पावर 1 इज 6, 6 की पावर 2 इज 36, 6 की पावर 3 इज 216। क्या तुमने एक बात ऑब्जर्व करी? हर बार जब भी ये एंड हो रहा है तो वो 6 से एंड हो रहा है। अब 6 की पावर 4, अब भाई होता होगा कुछ ना कुछ, मुझे क्या पता, लेकिन मैं इतनी गारंटी के साथ जरूर कह सकता हूँ कि वो 6 से ही एंड होने वाला है। 6 की पावर 5, ये जो भी कुछ होता होगा मेरे को इतनी गारंटी तो है कि ये किस एंड होने वाला है? 6 एंड होने वाला है। ठीक है कि नहीं है? तो यानी कि ये कभी 6 एंड तो हो नहीं सकता है। अब यहाँ पर सवाल आता है वाई 6 एंड तो कभी भी नहीं होने वाला। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कभी भी 6 की पावर जो भी आएगी ये कभी भी जीरो से तो एंड नहीं होगी, हमेशा ना ये 6 से ही एंड होगा। ठीक है ना, हमेशा ये 6 से ही एंड होगा। तो भी रीजन आता है भाई ऐसा क्यों हो रहा है, भाई ये जीरो से एंड क्यों नहीं हो रहा? तो मैंने बताया कि भाई देखो 6 के पास जो फैक्टर है ना वो है 2 और 3। ठीक है कि नहीं? 6 के पास फैक्टर क्या है? 2 और 3। और जब भी कोई नंबर जीरो से एंड होता है ना, उसको यूनिक फैक्टर चाहिए होते हैं, यूनिक फैक्टर के कॉम्बिनेशन चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 10 मान लेते हैं। 10 बच्चों 10 जो होता है वो किससे एंड होता है? जीरो से एंड होता है, और इसके फैक्टर क्या होते हैं? 2 एंड 5। 20 जो होता है ये भी जीरो से एंड होता है, क्योंकि इसके फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5। 30 जो होता है वो भी जीरो से एंड होता है, क्योंकि इसके फैक्टर होते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू में 5। क्या आपने कुछ बात ऑब्जर्व करी यहाँ पे? हर बार जब भी कोई नंबर जीरो से एंड होता है तो ये फैक्टर उनके पास कॉमन होता है। यानी कि जीरो से एंड होने के लिए 2 और 5 का फैक्टर होना जरूरी है। अगर 2 और 5 का फैक्टर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया
2 और 5 का फैक्टर अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यार वो नंबर ना कभी भी 0 से एंड नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 135, ठीक है ना, 135 यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो बच्चों क्योंकि इसके पास 5 है, अगर मैं इसका एलसीएम निकालूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा 135, ठीक है ना। 26, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 5 3 जा 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, ठीक है ना। 3 9 जा 27, 3 3 तीन बार रिपीट करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा 5 इंटू में 3 की पावर 3। तो यहाँ पर 5 तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है, यानी कि जब तक 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं तब तक ये 0 से एंड होगा नहीं। आ गई बात समझ यहाँ तक की? तो ये चीज है। तो यानी कि जब भी कभी कोई नंबर 0 से एंड होना चाहता है उसके पास 2 और 5 का फैक्टर होना ही चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर बात आ जाती है, कोई अगर मान लो बच्चा कह रहा है कि भैया अगर यहाँ पर मैं जबरदस्ती अपनी तरफ से 5 लगा दूं तो, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर 5 अभी है तो नहीं, लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से अगर मान लो कि यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ तो तब तो 10 से एंड होगा ये वाला। भाई तब बिल्कुल 10 से एंड होगा, लेकिन अब ये 135 रहेगा ही नहीं, ये अब कुछ और ही नंबर बन जाएगा। ये बन जाएगा तुम्हारा 270। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये बन जाएगा हमारा 270। इसका मतलब ये हुआ कि यार अगर आपके पास कोई नंबर है उसके पास 2 का फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर आप जबरदस्ती उसके अंदर एक फैक्टर इंक्लूड करते हो ना तो होगा क्या, वो नंबर डिस्टॉर्ट हो जाएगा और एक नए नंबर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यानी कि 135 कभी भी अपने पीछे 0 से एंड कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास 2 का फैक्टर है ही नहीं, और अगर करने की कोशिश भी करे तो वो एक दूसरे नंबर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा बच्चों इसलिए हो रहा है क्योंकि यार हर नंबर के ना अपने कुछ यूनिक फैक्टर्स होते हैं, और वो फैक्टर सिर्फ उसी नंबर के होंगे और किसी नंबर के नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके सिर्फ 6 ही बन सकता है, और कोई भी जगत में दूसरा नंबर नहीं है जो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके नया नंबर आ जाए। अगर वो आ रहा है तो वो 6 ही है। फिर आया समझ आता है क्या हुआ? तो ये अगर आप यहाँ पे जबरदस्ती 5 लगाने की कोशिश करोगे तो ये 6 बदल जाएगा और 30 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 6 रहा ही नहीं फिर वो, ठीक है ना। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ना वो 6 का कॉम्बिनेशन नहीं है, वो किसका कॉम्बिनेशन है? वो 30 का कॉम्बिनेशन है। और बस इसी छोटी सी रीजन की वजह से हर नंबर का अपना एक खुद का यूनिक प्राइम नंबर क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कॉम्बिनेशन होता है। इसे आप कह सकते हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कह सकते हो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हर नंबर के ना यूनिक प्राइम नंबर कॉम्बिनेशन होते हैं, और इसी वजह से कोई भी नंबर 0 से एंड तभी होगा जो 2 या 5 के फैक्टर कंटेन करेगा, और अगर नहीं है तो नहीं करेगा। जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो भाई वो नंबर बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। समझ में आता है क्या हुआ? वो एक दूसरा ही नंबर बन जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक की? तो ये भी एक क्वेश्चन है जो कि पेपर में काफी आता है। अच्छा, एक बार पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये बताइए क्या ये 0 से एंड नहीं क्या कहते हैं, मान लो ये है यहाँ पे 4 की पावर है n, तो क्वेश्चन आता है कि भाई ये 0 से एंड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो सिंपल सा सवाल जवाब कि भाई क्योंकि 4 के पास फैक्टर होंगे हमारे 2 और 2, 2 की पावर n, ठीक है ना, 2 इंटू 2 की पावर n। तो इस केस में यहाँ पे 5 का फैक्टर अभी भी नहीं है, इसलिए ये कभी भी 2 0 से एंड नहीं होने वाला है। सिंपल यही रीजन है इसका। नंबर बदलने की कोशिश करोगे तो होगा ये कि भाई नंबर तो आ जाएगा लेकिन वो नया नंबर होगा, वो 4 नहीं रहेगा। बस इसी वजह से, ठीक है, ये 0 से एंड नहीं होता है। क्या तुम्हें समझ में आ गया? तो बच्चों ये टॉपिक है ना अभी हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगली जो क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो होगी इर्रेशनल नंबर की। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? अभी हम पढ़ रहे थे सिंपल सिंपल से टॉपिक्स। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा इर्रेशनल नंबर का टॉपिक, ठीक है ना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन पेपर में आते हैं कई बार, ठीक है ना। बड़े क्वेश्चन भी है, छोटे क्वेश्चन भी है, तो उसको एक बार जरूर चेकआउट करिएगा, ठीक है। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। चलिए बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।